अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नावल का नाम है दिल बागी ठहरा और इसे तहरीर के अलीज़ा सलीम ने। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आएगा, हमारे साथ हमें भी पसंद आएगा। रीड आउट करने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी। चलिए जी, इसे रीड करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ नमाज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। ये मेरे साथ हो चुका है, पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत। जब तक आप नमाज ना पढ़ते, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह है या बड़े से बड़ा, आपको पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत। दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आपने अगर बहुत पहले नमाजें पढ़ी हुई है ना, मेरे पास पढ़े पढ़े और अचानक से आपने छोड़ दी तो आपको पता नहीं चलेगा क्या गलत है क्या सही। दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज़ नमाजें मत छोड़ें, ठीक है? चाहे शैतान आपको जो मर्जी कहे, चाहे जैसे मर्जी पढ़े घसीट घसाट के, लेकिन लाजमी पढ़े। नावल रीड कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? इस लड़की ने चलते हुए तेजी से रुख बदला और तीखे चतुन लिए मुकाबल को देखा। और जो इसके पीछे पीछे चल रहा था, इसके अचानक पलटने पर खुद को इसके टकराने से बचाता वहीं रुक गया। मैं कह रहा था कि एक पल को वो ठहरा और मुस्कुराया। कल ब्लैक ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने खुद को हॉट कहने से बामुश्किल रोका। वो ब्लैक टॉप तुम पर बहुत सूट कर रही थी। इस लड़की ने अपने बारे में की जाने वाली इस गुफ्तगू को बामुश्किल हजम किया। क्या कहती हो? फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट। इसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, मगर इससे पहले लड़की का हाथ उठा और इसका रुखसार लाल कर दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स इनकी तरफ मतवज्जा हो गए। बई फ्री का शो कौन छोड़ने वाला था? वह ढीठ इंसान अपनी गाल पर हाथ रखे अभी भी ढीठों की तरह मुस्कुरा रहा था। इस लड़की ने दांत चबाते हुए इससे घूरा, तेजी से मुड़ी और नजरों से ओझल हो गई। स्टूडेंट्स में से हर कोई जानता था कि वह दर्जा ढीठ है। यूनी में होने वाले ऐसे कई वाकयात से वो इसके आदी हो चुके थे। लेकिन भीड़ से कुछ दूर खड़े इसके दो दोस्तों ने इसके साथ होने वाले कारनामे को देखा और अपनी हंसी को रोकते नफी में सर हिलाने लगे। गो के इसके ऐसे कारनामे की हर किसी को ही आदत थी। वो दरवाजा धकेलती अदाए बेनियाजी से चलती सीढ़ियां उतर रही थी। लोगों पर कल रात के गुजारे पल याद करके मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो भी दरवाजा बंद करता इसी के पीछे आया था। वो अपने पीछे की इसकी मौजूदगी को महसूस करती सीढ़ियां उतर रही थी कि सामने ही लाउंज में एक ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट में मलबूस खूबसूरत सी लड़की पर नजर पड़ती इसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। वो खूबसूरत दोशीजा इसी पर नजरें जमाई थी। ये कौन है? इसने रुख मोड़ के अपने पीछे आते शख्स से पूछा तो इसने इसके पीछे से पुष्ट पर झांका। सामने बैठी लड़की को देखकर हवास बाख्ता हो गया। मैं अब इस लड़की की उंगली अपनी और थी मुस्कुराती नजरों से देखती हुई बोली, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसकी बात सुनकर इसने बेख्तियार अपने पीछे खड़े शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर इस बात के झूठा होने का कोई इम्कान नहीं था। वो बेचारा खुद आंखें फाड़े देख रहा था। इसे यही उम्मीद थी कि क्या ये सच है। वो चिल्लाई, नहीं नहीं। इसकी आवाज गड़बड़ा रही थी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ ना। इसने एक बार फिर अपने लब खोले। वो नफी में सर हिला रहा था। तुम इस लड़की को जानते हो? बोलो, जवाब दो। हाँ। साथ ही एक लंबी सांस खारिज की। तुम धोखेबाज, तुमने झूठ बोला, मुझसे धोखा दिया मुझे। हाँ, कल रात जो हुआ वो क्यों किया मेरे साथ वो धाड़ी? बेबी मेरी बात तो सुनो। शट अप। अब अगर तुमने मुझे बुलाया या मुझे कॉल की तो बहुत बुरा होगा। कहते साथ ही इसे समझाने का कोई भी मौका दिए बगैर तेजी से सीढ़ियां उतरी और वहां से भाग गई। क्या यार सोहा? इसने नाराज नजरों से सामने बैठी लड़की को देखा जो इसकी हालत का मजा लेती कहका लगा रही थी, और सीढ़ियां उतरता इसके पास चला आया और इसके साथ ही डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या मैंने क्या किया? सोहा ने मुस्कुराहट दबाते हर दर्जा मासूमाना लहजे में कहा। इतनी मुसीबतों से गर्लफ्रेंड बनी थी, इससे भी भगा दिया? इसी अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने का मलाल कुछ ज्यादा ही हो रहा था। हाँ, तो गर्लफ्रेंड बनानी ही थी तो जरा ढंग की बनाता। पीछे से एक और लड़के की आवाज आई जो हाथ में ट्रे पकड़े और इसमें कॉफी के मग सजाए इन्हीं की तरफ आ रहा था। ट्रे को टेबल पर रखते खुद भी कुर्सी खींच के बैठ गया। ना जरा खूबसूरत थी। तेरी चॉइस ऐसी कब से होगी? सिमी, हाँ कहा क्या तो तू सही रहे हो यार, मैं भी इसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन क्या करूं यार, कोई और खूबसूरत मिलती ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ खुद ही चली गई। समीर उर्फ सैमी ने हॉट कॉफी का एक घूंट भरा। और वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तेरी कैसे हो सकती है? इसने मुंह बनाया। जिस भी लड़की की कोई तारीफ करो वो उल्टा इम्प्रेस होने के थप्पड़ चढ़ देती है। इसने कल के वाक्य को सोचते हुए गाल को सहलाया। इस बेचारगी की एक्टिंग पर सुहा की हंसी छूट गई। अच्छा गाइस, चलो यूनी में जाना है। इसने कॉफी का कप खाली मग टेबल पर रखते हुए दोनों को कहा, ठीक है, आते हुए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलेंगे। यार सुनो, तू कभी तो सांस ले लिया कर। यार सीनू सॉरी। समीर ने सनान को आंखें दिखाई। यार तो क्या हुआ? सनान जिद्दी हुआ। अच्छा ठीक है, आते हुए सोचेंगे। अभी निकलो, वरना प्रोफेसर साहब का तो पता ही है, रेस्टोरेंट की बजाय ना वही खिला देंगे हमें कुछ ना कुछ। तो तीनों उठकर जल्दी से निकल गए। अब यार कौन सुबह सुबह प्रोफेसर की डांट खाए। फारिस
यार वो इसे देखते ही इसके गले लग गया था। कैसा है यार, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, और तू सुनाओ। मैर ने इससे अलग होते हुए एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। जो मैर नामी शख्स बड़े मिल रहे हैं। अरे वाह, बड़ा हैंडसम लोग है। मैर ने इसके करते हुए कहा। और बता। मैर इसे यहाँ देखकर बेहद खुश हुआ था, पर जोश तो फारिस भी था। आखिर 4 साल बाद मिल रहे थे। अब क्या इरादा है? पहले तो तू मैट्रिक के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब वापस कैसे आ गया? यार मौसम की ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं। मॉम की सॉरी मौसम अच्छा हो रहा था, मैं वही मेरे जेहन में घूम रहे हैं। और यही पाकिस्तान में अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ, सो मैं चलाया। आखिर में इसने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा, तो पाकिस्तान में डेरा जमाना है, चल सही है, आ जा। देखो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज मुझे जाने दो, इस चश्मा लगे लड़के ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, जो दिखने में ही किताबी कीड़ा लग रहा था। ना बेटा ना, डेयर तो पास करना पड़ेगा। भाई पहला दिन है, यूनी का रैगिंग तो होगी। इसने इसकी बेबसी पर मजाक हंसते हुए कहा। और अगर इतना ही डर लग रहा है तो यूनी करने क्या आए हो, घर बैठते। भीड़ में से एक और आवाज गूंजी। फारिस बिन में ही मौजूद था, बस लड़के को हंसते हुए देख रहा था। सद शुक्र के वो बच गया था, मगर इस बेचारे का पता नहीं क्या होना था। देखो वो लड़की, इस लड़के ने इस टोकू चश्माटू को आई थिंक एक लड़की की तरफ इशारा करके दिखाया। तुम्हें बस इसके पास जाना है और इसे आई लव यू बोलना है, बस इतना सा काम है, चलो शाबाश। लेकिन वो जानता था ये कोई इतना सा काम नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेता होंठों को दांतों तले कुचलता आगे बढ़ गया। पीछे सब लोग इसे जाता हुआ देख रहे थे, और इसमें से तकरीबन हर कोई जानता था किसके साथ क्या होने वाला है। भाई कोई सोहाए को प्रपोज करे और जिंदा सलामत वापस आए, ऐसा कब मुमकिन है? वो मरे मरे कदम उठाता आगे बढ़ा था। ठीक सामने ही वो लड़की अपने दो दोस्तों की किसी बात पर हंस रही थी। ये डियर जितना आसान लगता था इतना था नहीं। वो बारिश हो रही है, पीछे से देखें, आवाज आ रही होगी, टिप 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 टिप। वहां इसके करीब पहुंचा और अपने खुश्क गले को तर किया। हेलो कसीदतन, अब मुस्कुराते हुए कहा गया। सोहाए ने हैरत से इस चश्माटू लड़के को देखा। समीर और सनान भी इसी तरह मत बचा होके। वो आई लव यू, इसने सांस खींचते जल्दी से कह डाला। व्हाट? सोहा की तो हैरत से आंखें फैल गई। वो इससे पहले कि वो क्या आगे भी कुछ कहता, सुहाए का मुक्का इसका नाक तोड़ गया। इसने बिस्तर अपने नाक पर हाथ रखा। पड़ के इतना तो कमजोर था कि नाक टूटने का गमान हो ही गया था। लेकिन सोहा को क्या, इसकी भला नाक टूटे या कुछ और? अब तो अंदाजा हो गया होगा कि आइंदा नहीं बोलना। सनान से जाते हुए शायद समझा कर गया था। ये लड़की कौन है? इस चश्माटू को देखकर सबका कहका बुलंद हुआ, जो अभी भी नाक पर हाथ रखे खड़ा था। फारिस ने सारे वाक्य से लुत्फानंदोज होते हुए मैर से पूछा, बे इतनी हिम्मत? ये तो मैर ने हंसी रोकते हुए बताना शुरू किया। ये सुहाए आलम है। बोला तो ऐसे जैसे सुहाए आलम होना बहुत बड़ा काम है। फारिस के चेहरे पर यही सवाल रकम था। आलमगीर कंपनीज के मालिक जहांजेब आलम की बेटी। और मैंने इसके चेहरे से सवाल पढ़ते हुए जवाब दिया, भाई ये जहांजेब आलम कौन था? इसे क्या पता, मगर खैर पता है पूरी यूनी में सबसे खूबसूरत है। इसके साथ साथ अकड़ भी इतनी ही है, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे जाकर कोई कुछ कह सके। हालांकि इसके सामने जाते ही डगमगाते हैं। क्यों, ऐसा क्या इस लड़की में? फारिस ने सुहा को नजरों में लेते हुए कहा। तुम्हें क्या पता, इसका भाई पूरा गुंडा है। गुंडा एक बार एक लड़के ने जरा सा छेड़ क्या दिया, पूरे गुंडों की फौज लेकर यूनी पहुंच गया। और सबके सामने इस बेचारे की ऐसी हालत की कि हड्डियां तो टूटी ही टूटी, मगर किसी लड़की को छेड़ना तो दूर आइंदा सोचेगा भी नहीं। तो किसी ने कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं किया? इसने हैरत से सवाल किया। क्या भाई? कहा भाई, सबको अपनी जान प्यारी है, और वैसे भी वो अपनी बहन के मामले में वो किसी को नहीं छोड़ता। वो सेकंड और मिडिल लाइन के फर्स्ट बेंच पर बैठा था, और उमैर से यूं ही इधर उधर की हाँक रहा था। जब सुहाई कमरे में दाखिल हुई और किसी को अपने मखसूस नशिस्त पर बैठे देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। एक्सक्यूज मी, इसने फारिस के सामने आते हुए कहा। पहले तो फारिस इसकी आवाज पर चौंक गया, फिर इसके चेहरे से नजर हटाना शायद भूल ही गया। इस कदर हसीन लड़की, वो 4 साल ऑस्ट्रेलिया रहा था कि और ममालिक भी फिरा था, मगर इतना हसीन चेहरा पहली दफा देखा था। वो न जाने क्या कह रही थी, मगर इसकी नजर इसके मोतियों से चमकते दांतों पर ठहर थी। वो मुंह खोले बस इसे देखे जा रहा था, सब कुछ इसके इख्तियार से बाहर था। एक्सक्यूज मी, अब की बार सोहा ने गुस्से से टेबल बचाया था, तो वो होश की दुनिया में वापस आया। ये जगह मेरी है, शायद आपको किसी ने बताया नहीं। सोहा ने चबाते हुए कहा। लेकिन मैं बैठ गया हूँ। फारिस ने इसके पुरकशिश चेहरे से नजर हटाकर कहा। लगता है तुम हमें जानते नहीं हो। सनान ने आगे बढ़कर इसे धमकाया। जान तो वो पहले ही गया था, सो चुपचाप उठ गया। इसके उठते ही सोहा धप से बैठी। वो दोनों भी वहीं इसके करीब ही टिक के। फारिस इनसे दूर किसी दूसरे बेंच पर बैठ गया, फिर इससे एक नजर इनकी तरफ देखा। वो ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट में मलबूस थी। ब्राउन रंग बाल शानों पर खुले पड़े थे। वो दोनों भी तकरीबन इन जैसे कपड़ों में ही मलबूस थे। ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट, बालों को जल से कढ़ाए हुए, वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम तो हरगिज नहीं लग रहे थे। वो अब किसी बात पर हंस रहे थे। अच्छा, तो ये दोनों कौन है? फारिस का इशारा समीर और सनान की तरफ था। ये दोनों इसके दो दोस्त हैं, और शायद कजन भी हैं। बचपन से ही साथ है और हमेशा साथ ही रहते हैं। गैंग है इनकी एस। आगे पता नहीं क्या लिखा है, लाइक समथिंग। उमैर ने एक बार ही तफसीली जवाब दिया। अच्छा है, आगे भी कुछ लिखा है।
एस करियो बनी ऐसी समथिंग का क्रू, ये शायद क्रू हो सकता है, हाँ क्रू हो सकता है। फारिस ने सवालिया नजरों से देखा, ऐसे सुहाए, ऐसे समीर और ऐसे सनान। फारिस ने समझते हुए इन पे नजर डाली जो अब प्रोफेसर के आने से पहले क्लास से जा रहे थे। चलो कुछ और देखें। मैंने इसे खींचा मगर वो क्या देखता, इसे तो अपने देखने की चीज मिल गई थी। ओके जी, सुहाए क्लासरूम में दाखिल हुई, बालों को झटका देती बिल्कुल सामने जा खड़ी होगी। दोनों भी इसके पीछे थे, जैसे पैरों के पीछे मरीज, या पीरों के पीछे, सॉरी यार। असाइनमेंट की आखिरी डेट आ गई और अभी हमने कुछ भी नहीं किया। वो इनसे बात करती करती क्लास की तरफ मत बचाओगी, कोई मेरी असाइनमेंट बना दो यार। इसने इधर उधर मतलाशी नजरें दौड़ाते हुए कहा। तुम बनाओगे ना? इसने क्लास से बाहर जाते हुए स्टूडेंट को मुखातिब किया। नहीं यार सोहा, इस बार नहीं। इसने भी सरहद से इनकार कर दिया। सोहा यार हमारी भी। सनान ने पीछे से आंख लगाई। यार मेरी तो हो जाने दो, फिर तुम दोनों की देखूंगी ना। क्या मुसीबत है यार, ये असाइनमेंट भी। बस हक चिंचला की, लगता है इस बार खुद ही बनानी पड़ेगी। तुम लगते हो काम के, मेरी असाइनमेंट बना दो। सोहा ने चश्मादू की तरफ इशारा किया और फिर खुद चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। बना दोगे ना? ठीक है बना देना है, लास्ट डेट से पहले पहले। वो इसे कुछ भी कहने का मौका दिया बगैर अपनी कहकर वापस पलट गई। और हाँ, 2 असाइनमेंट और भी बनानी है, कोई भी बना देना याद से, कहती हुई एक बार फिर क्लास से गायब हो चुकी थी। यार ये तो अपनी असाइनमेंट भी खुद नहीं बनाती, हर बार ऐसा ही करती है क्या? फारिस ने जाती हुई सुहाए से नजरें हटा के सवालिया उमर को देखा। यार जरा पीछे करना, पीछे पीछे। सोहा ने एक नजर प्रोफेसर पर डाली जो सामने डाइस के बाहर खड़े थे, और फिर दूसरी नजर में वो अपने बराबर बैठे स्टूडेंट को हिदायत दे रही थी। मैथ का टेस्ट हो रहा था, सब खामोशी से अपना अपना टेस्ट करने में मगन थे। जब फारिस ने टेस्ट से नजर हटाकर अपने बराबर बैठी सोहा को देखा, जो गालिबन इससे नकल की अपील कर रही थी। प्लीज यार पीछे करना। फारिस ने चुपचाप सफा पलट दिया। हाँ ये सवाल ऐसे है, मैंने तो शायद गलत कर लिया। हमारा तीसरा सवाल गलत है। सोहा ने हल्का सा पैर मार के सनान से कहा, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ। इसने सवाल पलटते फारिस को रोका और फिर देखकर सवाल हल करने लगी। फिर इसने अपने आगे बैठे सनान को दिखाया और फिर मदद इससे आगे बैठे समीर तक पहुंचाई थी। इसने सारा पेपर यूं ही हल किया, लेकिन इधर से कभी उधर से, अपना दिमाग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इसने किस तरह सारे पेपर फारिस की जान खाई थी, ये सिर्फ फारिस जानता था। मुझे याद आ गया साथ स्कूल का। उफ, मेरे पीछे एक क्लास फेलो बैठी थी। इतना कोई बोलता है भला पेपर में, वो भी कंप्यूटर के पेपर में? जान ही खाओगी थी। पेपर के लास्ट मिनट रह गए थे। फारिस ने सरसरी सा इसकी तरफ देखा। इसकी नजर एक पेपर के पीस पर हुई जो अभी भी से आगे बैठे हुए सनान ने दिया था। यकीनन इस पेपर के पीस पर कोई सवाल हल था जिससे देखकर वो जल्दी जल्दी आंसर शीट पे उतार रही थी। अच्छा ये चौथे का है? सोहा ने सनान से पूछा। हूँ। और 8वां क्वेश्चन? इसका नहीं आता, सैमी को भी नहीं। अच्छा। फिर प्रोफेसर ने सबसे टेस्ट पेपर पकड़ने शुरू कर दिए थे। यार क्या लड़की है, ये टेस्ट देकर आकर फारिस से रहा ना गया तो बोल पड़ा, खुदा की कसम जो अगर इसने एक भी सवाल खुद से किया हो। हाँ बस खूबसूरती ही आता जाता कुछ नहीं। अगर इतनी ही नालायक है तो यूं ही कैसे पहुंच गई? बस बेइसर रसूख है। सवाहे वैसे इसका नाम हो सकता है। सोहा नाम पड़ा है ना, तो मैंने इसलिए सोहाए कह रही हूँ, क्योंकि मैंने एक लड़की का नाम एक्ट्रेस है सुहाही, उनका नाम है सुहाही, पता नहीं सवाही क्या नाम है उसका। खैर सुहाही मोबाइल पर नजरें जमाए बेध्यानी से चल रही थी। होश तब आया जब सामने से आते फारिस से टकरा के आउच पल के उठाकर सामने वाले को देखा। आई एम सॉरी, वो मैंने देखा ही नहीं। कोई और होता तो वो कभी यूं सॉरी ना कहता, मगर ये लड़की ने जाने इसके लिए क्या हो रही थी। ठीक है। सोहा पहली बार इससे देखा था। महंगी ब्रांडेड जीन्स शर्ट, जेल से खड़ी किए बाल, ऊंचा लंबा दराज कद। वैसे मैं समझा सकता हूँ आपको। क्या? सोहा ने ना समझी से इसे देखा। सवाल, मैथ के क्वेश्चंस। न जाने क्यों मगर वो चाहता था इस लड़के के साथ वक्त गुजारना। सोहा ने इसकी आंखों में देखा जहाँ एक अजीब सी चमक थी जिसे वो समझने से कासिर थी। ठीक है, इसने अपना अंदिया दे दिया जिसकी फारिस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ओके यार सीनू, और कितना खाओगे? ये तीसरा पिज्जा है जो तुम ऑर्डर कर चुके हो। वो तीनों रेस्टोरेंट में बैठे थे जब सनान को तीसरा पिज्जा ऑर्डर करते देख सोहा की आंखें बाहर को उबल पड़ी। हाँ तो मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूँ, तुम लोग भी तो शामिल ही हो। इसने सरहद से कहते हुए तीसरे पिज्जे का पहला स्लाइस मुंह में डाला। अल्लाह, ये क्या इसके पेट में गड़ा फिट है? और वैसे भी ये पता नहीं कब आएंगे हम, तो मैं अभी खा लूँ ना सब कुछ। क्यों, बाद में क्या तुम्हें मर जाना है, या ये रेस्टोरेंट बाकी नहीं रहना जो तुम बाद में आ नहीं पाओगे? समीनी से यूं पिज्जा खाते देख अब ली, और अभी कल ही तो हम आए थे, तुम तो ऐसे खा रहे जैसे सदियों से ना देखा हो। यार क्या है, मुझे खाने दो। तुम लोगों को खाना है तो खाओ, वरना ना सही, मैं अकेला ही खत्म कर लूंगा। सोहाई और समीर इस पेटू को देखकर रह के सचमुच पेटू ही था। गुड आफ्टरनून मॉम, कैसी हैं? फारिस यूनी सादा सीधा अपनी मॉम के पास चलाया। मैं तो बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, यूनी में पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था। वैसे मानना पड़ेगा आपके पाकिस्तान को काफी तरक्की कर ली है, वरना जब मैं यहाँ से गया था तब तो कुछ भी नहीं था। हाँ माशाल्लाह से, लेकिन ये मेरा पाकिस्तान क्यों, तुम्हारा भी है। सही कहा आपने। अब बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा भी वापस यही आ जाए और यही आकर बिजनेस स्टार्ट कर लें, और फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है आखिर में। वो शौकी से बोली, ओ नो मॉम, अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। पागल आओ तो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। दोनों की कभी ना कभी टक्कर हो जाती थी, लेकिन सुहाइल से जरा दूर ही रहती थी। इसकी आंखों में नजर आती वह चमक इसका हौसला गायब कर देती थी। इसने सूरत हाल का जिक्र अभी
किसी से भी नहीं किया था, किसी से ना डरने वाली आज किसी की नज़रों से बचती फिर रही थी। और दरवाज़ा खेल कर अंदर आया तो सामने ही नज़र सुहाए पर पड़ी। शायद किसी डांसिंग की डांस की आई थिंक रिहर्सल हो रही थी। लड़कियों का ग्रुप मीनार सा बनाया था और वो इनके ऊपर चढ़ रही थी। बिल्कुल ऊपर चढ़ के इसने देखा तो सामने ही फारिस नज़र आ गया जो अभी से हाथ हिला के हाय बोल रहा था। इसकी वहाँ मौजूदगी से इसका कॉन्फिडेंस लो हुआ। वो लड़खड़ाती और लड़खड़ाई उस मीनार समेत फर्श पोस होगी। सच शुक्र के फर्श के ऊपर सेफ्टी मैट्रेस बिछा हुआ था। इसने एक नज़र फिर इसे देखा, इस तरफ देखा तो फारिस नजर रहा था और शायद इसे देखकर अब अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसे इसके सामने सख्त जिल्लत का एहसास हुआ तो पैर पटकती बाहर निकल के वाकयात में तेजी आने लगी। जहाँ कहीं वो होते ही से फारिस फिर गिरती नजर आ जाता, जो इसी पर नजरें जमाए होता। वो जानकर भी इसके दासरात समझ नहीं पा रही थी। फारिस कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और टायर को देखा जो कालबन फट चुका था। इसने कलाई से बंधी घड़ी में टाइम देखा, वो यूनी से निकला था और अभी से घर पहुंचने में देर हो जानी थी। इसने टायर को ठोकर मारी और कैब मंगवाने के लिए मोबाइल ऑन किया। इससे पहले ही जन से आती एक ब्लैक हैवी बाइक इसके करीब आकर रुकी। हैवी बाइक पर बैठा हुआ वो शख्स भी आई थिंक ब्लैक ड्रेस्ड था, लाइक समथिंग ब्लैक जीन्स के साथ शर्ट पहने, ऊपर से ब्लैक ही जैकेट से बटन किए हुए था। ब्लैक लेदर ग्लव्स में छुपे हाथ सख्ती से हैंडल्स पर जमे थे और चेहरे को भी ब्लैक हेलमेट में छुपाया हुआ था। लॉन्ग शूज पहने, इसे लगा वो इसे जानता है मगर कुछ भी कहे बगैर से पीछे जाकर बैठ गया। बाइक फिर से भागने लगी। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? फारिस ने ट्रैफिक के शोर की वजह से जरा ऊंची आवाज में कहा, मगर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। एमी बैठ गया, जानता नहीं है, शुक्र कर लड़का है। ऐसे तो लड़के भी नहीं है, आजकल के हालात ही बड़े डिफरेंट डिफरेंट है। वो सारा रास्ता इससे कुछ ना कुछ पूछता ही रहा था, बोलता ही गया था मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कौन था जो इसे लिफ्ट दे रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। बाइक अचानक से रुकी। इसने जरा नजर दौड़ा कर देखा तो वो अपने घर पहुंच चुका था। बाइक से उतरा और करीब ही खड़ा हो गया। बाइक चलाने वाले ने अपना हेलमेट उतारा। बाइक अचानक से रुकी तो फारिस ने देखा वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। बाइक से उतरा और करीब ही रुक गया और देखना चाहता था कि वो है कौन इसे लिफ्ट देने वाला। बाइकर ने हेलमेट उतारा और एक अदाज से अपने बाल छटके सोहा। इसे लगा तो था कि इसने इस बाइकर को कहीं देखा है मगर वो सोहा है ये ख्याल। सोहा ने बाल चटकर कानों में ठूसी, हैंड फ्रीज को बाहर निकाला। फारिस ने आंखें फाड़ी से देखा तो मतलब वो सिरे से इसकी कोई बात सुनी नहीं रही थी। अफसोस। फारिस ने नजर भरी से देखा। यूं ब्लैक जीन्स और लेदर जैकेट में बिल्कुल इंग्लिश मूवीज की हीरोइन लग रही थी। ब्राउन रंग बाल अब रेड कलर में डाई हो चुके थे जो इसके चांद चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रहे थे। ओह थैंक्स। सोहा ने वक्त सरे लाने पर इत्तेफाक किया। तुम्हारा नंबर मिल सकता है? इसने कह तो दिया मगर पहले दिन वाले लड़की की हालत और मैर के इसके भाई के मतलब लड़की की थिंक हालत और मैर के इसके भाई के मतलब बल्कि सरासर डराने वाली बातें बैक पक्ष याद आ गई। सोहा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना नंबर इसे दे दिया। 03 आगे नहीं दसना भाई। फारिस को इसके घर तक ड्रॉप करके इसे एक अजीब से एहसास ने आन घेरा था जिसे वो समझने से कासिर थी। इसे घर तक ड्रॉप करने के बाद इसने कई मॉल्स में आवारागर्दी की थी, बस आवारागर्दी ही की थी, कुछ खास क्या आम भी खरीदा नहीं था। अब वो थक हार कर बाहर निकल आई और पैदल चलने लगी। अपनी बाइक को वो दूर ही दूसरी साइड पर छोड़ आई थी। यूं ही इधर उधर देखते वो मुसलसल चल रही थी जब अचानक से इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ना पीछे देखे वो जान गई कि कुछ गुंडे इसका पीछा कर रहे हैं। वो रुकी नहीं, मसलसल चलती रही, वो भी हनूस इसका पीछा करते रहे। इसके दिल में खौफ बनने लगा। इसे अपने यहाँ अकेला आने पर अफसोस होगा। काश किसने समीर और सनान को भी साथ लिया होता। वो अपना डिफेंस तो करना चाहती थी मगर 4-5 गुंडों से अकेले नहीं लड़ सकती थी। वो बिना कोई भी तासदी आगे बढ़ती रही जबकि आहिस्ता आहिस्ता वीरान होती जा रही थी। जगह सॉरी मॉल के आसपास भी जगह वीरान थी। कोई भी इर्द गिर्द मौजूद नहीं था। वक्त किसे अपनी मदद के लिए बुलाती। चलती चलती भी एक वीरान इमारत की तरफ बढ़ गई जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी मगर फिलहाल कोई वहां मौजूद नहीं था। इसके पीछे आते गुंडों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मछली तो खुद ही शिकार के मुंह में आ गई थी। जरा आगे को जाके सोहा रुक गई। इसने पलट कर देखा तो वो इससे कुछ ही फासले पर खड़े खवासे से मुस्कुरा रहे थे। इसकी जान जैसे हलक मिट गई थी। इनमें से खवासत से हंसता इसकी तरफ बड़ा प्लीज। सोहा ने डर से इधर उधर देखा मगर भागने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। इसने उल्टे कदम उठाया तो शख्स ने इसकी कलाई को सख्ती से जकड़ दिया। प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। सोहा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की जिस पर इस खबीर शख्स की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। पीछे खड़े गुंडों ने भी खवासत से कहका लगाया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ करता उड़ता हुआ एक तीर आया और इसकी इस कलाई में खुप गया। जिस हाथ से इसने सोहा की कलाई को पकड़ रखा था सोहा की कलाई इसके हाथ से छूट गई और वह दर्द से धोरा हो गया। अपने पीछे खड़े नौजवान भी इस अचानक हमले से घबरा गए थे। इसके पीछे खड़े नौजवान भी इस अचानक हमले से घबरा गए थे और हमला होने वाली जगह की तरफ देखने लगे। एक साथ उनके पीछे छुपे हुए समीर और सनान बाहर आए। गुंडे इन्हीं देखते ही इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। सनान ने एक बार फिर तीर कमान से एक तीर छोड़ा जो एक की टांग में जा लगा और फिर दर्द से धोरा हो गया। इधर समीर ने भी एक शख्स को लाता और मुक्कों से ढेर कर दिया था। आखिरी
बचाने वाला डर के दुम दबा के भाग निकला। नाइस यार, क्या एंट्री मारी है, बिल्कुल हीरोज की तरह। चेहरे पर अब खौफ का कोई शायबा नहीं था। आते आते जब वो गुंडे इसके पीछे लगे थे तो वो घबरा गई थी, मगर फिर अपने हवासों पर काबू पाया और दिमाग से काम किया। आते आते बिना किसी को पता लगने देने के लिए इसने मोबाइल फोन ऑन किया और इन्हें हेल्प का मैसेज भेज दिया और फिर अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। पीछे आते गुंडों में से किसी को कुछ पता नहीं चला। चाहती तो भाग सकती थी, इसे कोई पकड़ ना पाता, मगर ऐसे कैसे जाने देती इन गुंडों को जिन्होंने इसका सोहाई आलम का पीछा करने की कोशिश की थी। सजा तो बनती ही थी। वो अब समीर और सनान को की अपने साथ लाई हुई कार में बैठे घर जा रही थी जब अचानक से इसका मोबाइल रिंग करने लगा। सोहा ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? वो छूटते ही बोली। सोहा, तुम ठीक तो हो ना? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक है ना मेरी जान? उसके लहजे में फिक्रमंदी वाज़िह थी। सोहा ने फ़ोन कान से हटाया और देखा तो सचमुच वहाँ पर कई मिस्ड कॉल्स मौजूद थी। उसने फ़ोन फिर से कान से लगा लिया। जी भैया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप टेंशन ना लें। कहाँ हो? बाहिर हूँ, आप फिक्र न करें, हम साथ ही हैं। वो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉल तो उठा नहीं पाई। सॉरी। क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लें। वैसे भी ये तो बॉडीगार्ड्स हैं ना मेरी हिफाजत के लिए, तो आप फिक्र ना करें। सोहा ने हर तरह से उनका डर दूर करने की कोशिश की। वो यूं ही था, उसके हर मामले में हद से ज्यादा पॉजेसिव। आखिर वो थी उसकी इकलौती जान से प्यारी बहन। सोहा, प्लीज यार, कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बस कुछ दिनों के लिए प्लीज। सोहा ने चौंक कर कैरम बोर्ड से नजरें हटाकर सनान को देखा। वो समीर के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी। गेम बहुत ही सीरियस कंडीशन में दाखिल हो चुका। क्यों? उसने उसकी बेहुदा ख्वाहिश पर जरा देर तक के रहने की बात कहा। यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी सिर्फ कुछ दिनों के लिए तो लड़कियां मेरी फैन हो जाएंगी ना। उसने अपनी इस बेहुदा ख्वाहिश की वजाहत की। मेरे भाई, लड़कियां तुम्हारी फैन नहीं होंगी बल्कि तुम्हें जूते लगाएंगी जो तुम उनको छोड़ के किसी और के पीछे लगोगे। और कौन सी गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? जब देखो लड़कियों के पीछे दिखते हो। अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? वाह भाई वाह। हमें देखो, मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। समीर ने एक ही बार में उसकी क्लास ले डाली। एंड में तुक्का इजहार भी कर दिया। तुम तो बस ही करो सिमी, कल सारी रात किसके साथ थे? हाँ बोलो। सोहा यार, तुम बात मान जाओ ना। वो फिर से बेकारियों की तरह शुरू हो गया। देखो यार, सुनो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तो मेरे भाई हो, हमेशा वही रहोगे। सोहा ने भरपूर मन कर मासूमियत से कहा, जिसने उसके बदन पर कोयले रखने का काम किया। एक तुम्हें हम ही मिले थे भाई बनाने को। सुनान मुंह बसोर कर रह गया। तुमने गर्लफ्रेंड क्या करनी है? गुजर तो रही है ना तुम्हारी रातें अच्छी खासी। मगर वो उसे क्या बताता कि गर्लफ्रेंड कितनी जरूरी है। आज काफी मजा आया ना यार। उसने बैग में से चाबी निकाली और की नॉब में फंसाकर घुमाई तो दरवाजा खुल गया। वो अभी भी यूनी से लौटे थे और यूनी के ही तबसरे अभी तक जारी थे। लाउंज में पहुंचते ही मुख्तलिफ खानों की खुशबू महसूस करके वो चौंक कर रुक गए। इतने मजे के खाने की खुशबू कैसे आ सकती थी? घर में तो कोई भी नहीं था, तो कैसे तीनों ने अपना हलक तर्क किया? इससे पहले कि कोई भी रद्द अमल देते, किचन से एक शख्स ट्रे हटाए बाहर आया। सोहा ने बेयकीनी से उसे देखा। उसे देखते कुछ पल सोहा हैरान रह गई। फिर अगले ही पल बच्चों की सी खुशी में सरशार हुई। सरप्राइज! विनय भैया, आप? मुंह खोले चिल्लाई। आप यहाँ कैसे? वो आहिस्ता कदम उठाते उनके पास गई तो विनय तो उसे सीने से लगाया। आखिर जब मुझे पता चला कि मेरी जान पे कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं कैसे ना आता। अब ठीक हो ना मेरी जान? उसने उसे खुद से अलग किया, बगौर उसका चेहरा देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आ गए हैं ना तो मैं और भी ठीक हूँ। तब तक दोनों कुर्सी खींच कर बैठ चुके। समीर और सनान भी कुर्सी खींच कर बैठ गए थे। ये सब कुछ आपने बनाया है? सोहा ने मुतमिर नजरों टेबल पर डाले पकवानों को देखकर कहा, जिनकी खुशबू ही भूख बढ़ाने का काम कर रही थी। सच में भैया, बहुत भूख लग रही थी। वैसे हुआ क्या था? क्या मसला था? वीना ने बारी बारी समीर और सनान पर नजर डालकर पूछा। बिरयानी का भरा चम्मच सोहा के मुंह में डाल दिया। वैसे ही था, जब वो आता था तो सोहा को अपने हाथों से ही खाना खिलाता और सोहा ही को बिल्कुल बच्चों की तरह ही ट्रीट करता, जिसकी वजह से ही वो इतनी बिगड़ी हुई थी। कुछ नहीं भैया, बस वैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर उसने मुख्तसरन सारा वाक्य उन्हें कह सुनाया। कहाँ हैं वो लोग? सारा माजरा सुनने के बाद उसके लब सख्ती से भींच गए। नहीं भैया, हमने उन्हें सबक सिखा दिया। फिर काफी देर बातें करने के बाद सोहा को सोने के लिए भेज दिया और खुद भी समीर और सनान के जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोल दिया, जिसका मतलब तब जाओ। तो उन्होंने उसका मतलब समझते उसकी तकलीफ की। वैसे तो वो तीनों इकट्ठे ही रहते इस घर में, क्योंकि सोहा अकेली होती। वैसे भी जहां तक याद पड़ता वो तीनों इकट्ठे ही रहते थे अपने घर में, बहुत कम, बस कभी कभार। वो भी तब जब वीनत आया होता है। पहली और आखिरी बार था कि तुम दोनों ने सोहा को अकेला छोड़ दिया। अगर आइंदा कभी ऐसा हुआ तो याद रखना, मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना तो कोई कोई भी सलामत नहीं बचेगा, समझे तुम दोनों? उसने सख्त लहजे में उन्हें वार्न किया। समीर और सनान तो पहले ही जानते थे कि वो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। वो उनके लिए भी बिल्कुल बड़े भाई जैसा ही था, हर मुश्किल में मदद करने वाला। सुहा के मामले में हद से ज्यादा पॉजिटिव। उसकी खातिर कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे वो उसके कितने ही करीब हो। वो दोनों इकट्ठे घर में दाखिल हुए थे। सामने ही उन्हें फहीमा समीर की मॉम नजर आ गई। हाय मॉम, कैसी हैं आप? समीर ने आगे बढ़कर उनको अपने साथ लगाया, फिर उनके हाथ चूमे। आते जाते तो रहते ही थे,
मगर फिर भी जब भी उनसे मिलता यूं ही जज्बाती हो रहता। मैं बिल्कुल ठीक, तुम दोनों इस वक्त? वो भी उनको यूं अचानक देखकर खुशगवारी हैरत में मुब्तला हो गई। हेलो आंटी। सनान ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। चलते चलते वो लाउंज तक आ गए जहां सिमी के डैड भी न्यूज देखने में मसरूफ थे। सो हाय, कैसी है? काफी दिनों से उसने भी चक्कर नहीं लगाया। उसके डैड ने उनका हाल पूछने के बाद हमेशा की तरह सोहा का ही पूछा था। आखिर वो उनके खानदान की इकलौती लड़की थी जिसकी वजह से सब उसे सर आंखों पर बिठाए रखते, जिस पर सनान और सिमी जालिस हो जाया करते थे। ठीक है, उसे क्या होना है? वैसे तुम लोग इतनी रात को आ गए? उसकी माँ ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया। निकाल दिया होगा, उसके डैड ने मजे से लुकमा दिया। वो वीनत भैया आए हैं ना? तो अच्छा, वीनत आए भी? ठीक है, मुझे लगा मेरी बेटी को अकेला छोड़कर आए हो। अच्छा, अभी मॉम डैड वापस नहीं आए? सनान ने उनकी बातों के दरमियान पूछा। नहीं, अगले हफ्ते वापसी है उनकी। अच्छा, तो मैं चला सोने, आज मैं सुकून से सोऊंगा, उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते अंगड़ाई लेते कहा। क्यों, क्या वहां सुकून की नींद नहीं आती? सुकून की नींद वो चुड़ैल सोने दे तब ना, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो समीर के डैड का कहका बुलंद हुआ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? सोहा तेजी से घर में दाखिल हुई और सीधा ही किचन में कुक को हदायत देती फहीमा की तरफ बढ़ के। मैं ठीक, तुम सुनाओ? उसे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी ठीक ही, दोनों कहाँ हैं? अभी तक सो रहे हैं? उसने मुतलाशी नजरें दौड़ाई और अपने लिए तुक्का लगाया जो सही भी था। हाँ, दोनों अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। वीनत कैसा है? वो नहीं आया? नहीं, वीनत भैया तो सुबह ही चले गए थे, जरूरी मीटिंग थी, उसने सीढ़ियां चढ़ते बाआवाज कहा। वो जब समीर के कमरे में पहुंची तो वो खिलाफ तवक्का फ्रेश होकर निकल रहा था। उसे फ्रेश देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से सनान के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो तवक्का के मुताबिक बेड पर ऊंधा लेटा अभी तक नींद के मजे ले रहा था। उसे यूं सोता देख उसे तब चढ़ी। उठो यार सीनू, जल्दी करो, यूं नहीं जाना, उसने उसे टोका दिया। सनान ने तेज रोशनी से तंग आकर अपने मुंह के ऊपर तकिया किया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे हिलता ना देखकर सोहा को मजीद तब चढ़ी। समीर भी उसके पीछे से वहीं चला आया। ये तो नहीं ऐसे उठने वाला, उसने बेखबर सोए सनान को देखा। सोहा ने गुस्से में पास पड़ा पानी का जग उठाया और सारा उसके ऊपर लुटा दिया। उस कार्रवाई पर बेखबर सोता सनान हड़बड़ाकर उठ बैठा। बेयकीनी से उसे देखता लंबे लंबे सांस ले रहा था। क्या यार, उसने सोहा को घूरा। क्या इतनी देर से तुम्हें उठा रही हूँ और जनाब की नींद पूरी नहीं हो रही? उसने भी अभी इसकी कबट से उसके कपड़े निकालकर उसकी तरफ उछाले, जिसका मतलब था कि अब उठ गए हो ना, सही से उठी जाओ। बेटा नाश्ता तो कर लो। फहीमा ने तीनों को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो पीछे से हाँक लगाई। इट्स ओके आंटी, हम वहीं कर लेंगे, सोहा ने चलते चलते जवाब दिया। वैसे वो तुम्हारा जल्लाद से भाई चला गया? सनान ने गाड़ी में बैठते पूछा। तुमने क्या कहा मेरे भाई को? सोहा ने आंखें छोटी के वार्न करते अंदाज में उसे देखा। अगर आइंदा कहा ना तो फिर देख लेना। ये खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आंखें, आज यूं तन्हा क्यों है? वो सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी जब उसे अपने पीछे से मध्यम सरगोशी सुनाई दी। उसने रुख मोड़कर पीछे देखा तो पारिस खड़ा था। पारिस इसके साथ ही टिक गया। वैसे थैंक यू इस दिन लिफ्ट के लिए, सुहागा ने संजी से देखते पाया तो वजाहत कर दी। ओके, तो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाय, मैं फारिस, और तुम? उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर सवालिया उससे देखा। न्यू कमर। सोहा ने आंखें फैलाए उसे देखा। यानी कोई हो सकता था जिसे सोहा के बारे में ना पता हो। लेकिन अब तो खासा पुराना हो गया हूँ। बात करते करते उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा सोहा को महबूब कर देती। यकीनन उसे आज भी 2 हफ्ते हो चुके थे। आई एम सोहा, सोहा आलम। वैसे अपने भाई के बारे में बताओ। मेरा भाई? ओह, वीनित भैया। यकीनन उसे भी इसके भाई के बारे में आगाही मिल चुकी थी। वो दरअसल मेरे लिए ज्यादा ही पजेसिव है। पजेसिव? उसने दोहराया। और फैमिली में कौन कौन है? समीर और सनान भी फैमिली मेंबर्स ही हैं। फैमिली? उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरे मॉम डैड नहीं है? ओह सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। हो, इट्स ओके। वो तो इस वक्त ही मुझे छोड़कर चले गए जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। तब से वीनत भैया ने ही मुझे पाला है, इसलिए वो इतने पजेसिव है मेरे लिए। और समीर और सनान मेरे कजन है। माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए सोहा ने कहा। फिर यूं ही चलता रहा। कभी कभी वो इकट्ठे बैठकर बातें कर लेते, लेकिन शायद अब तो वही रेगुलर हो गया था। लेकिन दोनों जानते ही न थे कि दोनों के साथ बैठकर बातें करते क्यों अच्छा लगता है। अब भी दोनों साथ ही बैठे थे। तुमने आगे का क्या सोचा है? फारिस ने खामोश बैठी सोहा को देखा। मतलब स्टडीज के लिए? मैं डांस एकेडमी ज्वाइन करूंगी। हाँ, एक यही चीज है थी जिसमें फारिस ने उसे यूनी में इंटरेस्टेड देखा, बल्कि वो मास्टर भी थी। डांसिंग? मतलब पाकिस्तान में तो डांसिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी। तो तुम आउट ऑफ कंट्री चली जाओगी? फारिस ने बदले से लहजे में इस्तफसार किया तो सोहा उसे देखकर रह गई। दूर खड़े सनान ने दोनों को यूं साथ देखा तो चेहरे के तासुरात बदल गए। अब वो दोनों यूं ही अक्सर साथ ही नजर आते। सोहा का फारिस की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव सनान को पसंद नहीं आ रहा था। वो इन दोनों को छोड़कर तीसरे शख्स के साथ कैसे बातें कर सकती थी? पता नहीं क्या इसके दिल में कुछ खटक रहा था। सोहा, तुम उसे ग्रुप में ऐड करने का तो नहीं सोच रही ना? सनान से रहा ना गया तो जरा ताव देते लहजे में पूछा। पहले तो सोहा का ऐसा अंदाज देखकर झटकी, फिर कदर संभल कर बोली, किसे? फारिस को? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं उसे क्यों ग्रुप में ऐड करने लगी? वैसे भी ग्रुप का रूल है, नो एंट्री फॉर अदर पर्सन। सोहा ने जल्दी जल्दी स्नैक्स की पैकेट ला कर रखे। समीर मूवी सेट कर रहा था और जो अभी कुछ देर में वो देखने वाले थे। हर वीकेंड पर वो इसी तरह मूवी देखा करते। समीर मूवी सेट कर सोफे पर आ बैठा करके तमाम लाइट्स बुझा दी गई थी। वो यकीनन कोई हॉरर मूवी देखने वाले थे। इतने स्नैक्स? यकीनन समीरा का इशारा टेबल पर पड़े दर्जनों स्नैक्स के पैकेट्स की तरफ था।
इतने इतने तो उसने अकेले नहीं चट कर जाने थे। तो मूवी चलाओ, वो भी मूवी के 10-15 मिनट ही गुजरे थे। वो पूरी मूवी से फिल्म देखने में मसरूफ थे कि मोबाइल की रिंगटोन ने डिस्टर्ब कर दिया। कौन है ये? सनान स्क्रीन पर नजर जमाई गुस्से में बोला। हाँ, कौन है ये? किसका मोबाइल है? सोहा भी वैसे ही टून में बोली। समीर की हंसी छूट गई। मेरी माँ, तेरा फोन है। उसने उसका फोन उसके सामने किया तो उसने फजाने होकर फोन इसके हाथ से पकड़ लिया और इनको डिस्टर्ब न करने के लिए उठकर बाहर चली गई। किसका फोन था? उसके बाहर जाने के बाद सनान ने समीर से पूछा, और किसका हो सकता है? उसके आशिक का? समीर ने बजाय हर सरसरी लहजे में कहा। तो यानी उसका अंदाजा सही साबित हुआ। सनान ने ग्लास विंडो के पास खड़ी सोहा को देखा, जो उनको बुलाए फोन पर मजे से लगी हुई थी। साथ ही स्विमिंग पूल के नीले शफाफ शांत पानी में चौदहवीं के चांद का झलमिला रहा था। वो कॉल खत्म करके वापस आई तो फिल्म खत्म हो चुकी थी, लाइंस चल रही थी। तो यानी उसने 1.5 घंटे फोन पर बात की। वो भी कैसी थी? सनन के आते आगे सवाल किया। बकवास। सनान का दिमाग तो पहले ही चल गया था। उसे हल्का सा धक्का देता सीने चढ़ गया। उससे क्या हुआ? सोहा होंको की तरह उसका बदला हुआ रवैया देख रही थी। कुछ नहीं, चलो हम भी सोने चलते हैं, काफी देर होगी। समीर ने बात बदल दिया। चलो सोहा, बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? फारिस ने सोहा से सवाल किया। मैं सबसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करती हूँ, उसने खुशनक आंखों से देखते हुए जवाब दिया। और उसके बाद फारिस शायद इससे कुछ और सुनना चाहता था। फिर सिमी और सीनू, यू नो व्हाट, हम बचपन से एक साथ हैं, बल्कि तब से जब हम पैदा ही हुए थे तब से हम एक साथ हैं। उनके बगैर नहीं रह सकती। बीते लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर अनोखी मुस्कुराहट फैल गई। और मैं फारिस ने विसाख्ता पूछा तो एकदम खामोशी छा गई। ये वो सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था और यूं ही गंग बस उसे देखती रही। शायद उसे फारिस से किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों 24 घंटे पटर पटर बोलती इस लड़की की उसके सामने बोलती बंद हो जाती थी। डिनर पर चले अब? उसने इस बात को छोड़ने हाथ लगाव से धीमे लहजे में पूछा। और तुमने मुझे विश भी नहीं किया। बर्थडे है मेरी आज। उसने शिकवा किया। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड स्माइलिंग। उसने इसकी पुरौनक मुस्कुराहट को नजरों में रखते हुए उसे शिकवे का दावा किया। तो फिर चले? फारिस ने एक हाथ से पूछा। हैप्पी बर्थडे फारिस। सनान ने पीछे से निकल कर एकदम उनके सरों पर धमाका किया और दोनों अपनी अपनी जगहों पर उछल कर रह गए। उसकी यूं अचानक आमद पर, ये तुम दोनों अकेले अकेले डिनर पे जा रहे हो? मिलके पार्टी करते हैं क्यों? क्या ख्याल है? उसने दांत वसूलती नजरों से दोनों को बारी बारी देखा। वो काफी देर से खड़ा इन दोनों को देख रहा था। वो जेलिसी थी या कुछ और, उसे समझ नहीं आ रहा था। क्यों इसे इन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था? उसे सोहा से मोहब्बत थी ना फारिस से कोई दुश्मनी। पर फिर भी दिल में दावत ना जाने क्यों। चलो चलो जल्दी करो, उठो यार। सोहा भाई, फारिस की फर्स्ट बर्थडे है इस यूनिट में, खासकर हमारे साथ तो एक ग्रैंड पार्टी तो बनती है, और हमारा तो हाफ है आज। सो नो नीड टू वरी। नहीं नहीं, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं। फारिस को पार्टी का आइडिया कोई खास पसंद नहीं आया। वो तो अकेले सोहाने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। हाँ प्लीज चलो ना करते हैं। वो तो खुद उससे झिझकती थी। सो उठ गई और सनान की बात मनवा ही ली। तो चलो फिर पहले शॉपिंग करते हैं। सनान ने नारा लगाया। सोहा के मस्बत जवाब ने उसे खुश कर दिया। वो शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे, ड्रेसेस सेलेक्ट करते। फारिस ने एक नजर सोहा को देखा, जो ड्रेसेस देखते बातों पर मशगूल थी। लाइट ब्लू कलर की जीन्स के साथ लाइट पिंक सी टी शर्ट जेब किए, अपने सुर्ख रंग बालों को शानों पर बिखेरे। तमाम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता था। उसने एक लाइट सी ग्रीन कलर का सादा सा काम किया हुआ घुटनों से नीचे आता लंबा फ्रॉक इसके सामने किया। फारिस ने फ्रॉक वाला हाथ इसके सामने किया, मुस्कुराया। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने ऐसा आज तक कोई ड्रेस नहीं पहना, मैं कैसे पहनूं? उसने कमजोर सी दलील पेश की। वैसे सची था, उसने आज तक ऐसा कुछ पहना ही नहीं। हालांकि मेकअप पर भी कभी हल्का फुल्का सही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने ड्रेसेस वापस रख दिए। जल्दी करो यार, और कितना टाइम लगाओगे? सोहा ने सुस्त सुस्त हाथ चलाते सनान से कहा। अभी इतना काम पड़ा है यार, क्या हो गया? कर तो रहा हूँ, तुम तो वैसे ही कर रही हो जैसे पता नहीं। उसने कहते कहते फिक्रा अधूरा छोड़ा। तमाम लाइट शट ऑफ हो गई। ठीक 12 बजे लाइट्स को रोशन किया गया, जब वो खूबसूरत 4 पीस पहने बिल्कुल दरमियान में टेबल पर रखे बड़े से खूबसूरती से सजे केक के पास खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, जिसकी नजर मतलाशी थी वो नजर न आई। तमाम लोग, जिसमें यूनी के बहुत से दोस्त भी थे, उसे विश कर रहे थे हैप्पी बर्थडे। एक नाजुक सी समाना आवाज कानों में पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। देखते ही आंखें खुशकन हैरत के तहत बहल गईं। वो उसके ऐन सामने उसका पसंद किया गया वही सी ग्रीन घुटनों से नीचे आता फ्रॉक पहने खड़ी थी। उसे देखते उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। लंबी सी फ्रॉक के साथ हल्की सी ऊंची हील पहने वो डगमगा रही थी, ठीक से चल भी ना पा रही थी। और उसने सब लड़कियों को सलामी पेश की जो इतनी लंबी हील्स पहने टिक टिक करती चलती थी। उसे लगा इसकी सबसे खूबसूरत बर्थडे पार्टी है। मुझे अच्छा लगता है तेरा मेरे साथ होना, अच्छा लगता है तेरा हंसना, मेरी बातों पर मुस्कुराना। मैं ये नहीं कहूँगा कि इश्क है तुमसे, बस सांसें रोक देता है तेरा पास ना होना। इन दोनों की हालत भी कुछ यूं ही थी। बचपन से साथ रहते थे, वो एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हो गए। वो एक ही दिन के 3 खाने थे। एक दूसरे से जुड़े हुए चौथा खाना भी अधूरा था, मगर उसकी जगह फारिस को देने पर कतई दिल आता नहीं था। वो फंक्शन के बाद घर आई तो खासी खामोशी छाई हुई थी, जो मामूल से बिल्कुल अलग थी।
सबके चले जाने के बाद वो भी काफी देर फारिस के साथ ही रही थी। उसकी भूली सी चिड़िया को भूला दिल। वो आई तो सामने उसकी तब पुश्त की सनान मजे बैठा था। उसे लगा तो यही चलकर उसके सामने गई तो वो किसी मजनून दीवाने की तरह बैठा स्मोकिंग कर रहा था। इश्रे भी तकरीबन भर चुकी। तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? उसने हंसकर माहौल की शांति को सारी करने की कोशिश की। इसके जवाब में वो कुछ नहीं बोला, यूं ही सिगरेट के कश लेता रहा। सोहा उसके इस रवैये पे बदकी थी और बगौर उसे देखा। वो किसी टेंशन में तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए वो सोहा की बात का जवाब न दे, ये तो हो नहीं सकता। उसका दिल बेचैन सा हो गया। क्या है यार सीनू, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? वो न चाहते हुए भी सख्त लहजे में बोली। वाह सोहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम्हें हमारी 22 साल दोस्ती भूल गई। इस 2 दिन की मोहब्बत में कैसे कर सकती तुम ऐसा? वो तो पहले ही सख्त तपा हुआ था। सो फट पड़ा। सोहा टुकर टुकर उसका मुंह देखने लगी। हमें भूल जाओगी, अपनी 22 साल जिंदगी भूल जाओगी इतनी जल्दी? तुम ऐसे हमसे बगावत कर लोगी? मैंने ख्वाब तुम्हें तो क्या ऐसी बात कभी जहन में भी ना लाई थी। वो वहीं उसके जहन को जांचती रही। छोड़ो यार सोहा, तुम उसकी बातों को दिमाग खराब हो गया उसका, और कुछ नहीं। तुम आओ कॉफी पियो। समीर बुरा तो समीर को भी लगा था सोहा को उनको छोड़ छाड़ कर किसी तीसरे के पास भागना, लेकिन वो जानता था ऐसी बातों का क्या फायदा, सो चुप ही रहा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो दोनों क्या सोचते होंगे। उसे उन्हें तो यूं नजरअंदाज करना नहीं चाहिए था। क्या वो सच में अपनी इनके साथ हर लम्हा उनके साथ बिताई 22 साल जिंदगी भूल रही थी? क्या वो सच में बाकी हो रही थी? लेकिन बगावत का अंजाम तो कभी अच्छा नहीं होता। सनान उसके पास से होता हुआ गुजर गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। लेकिन वो यूं ही खड़ी रही। उसे शक हुआ कहीं वो कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गया था। समीर ने उसे घूरा कि उसकी ही गलती थी, क्या जरूरत थी यूं गुस्सा करने की? मोहब्बत इजाजत थोड़ी मांगती है। वो पलटी, चेहरा मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो मतलब मूवी देखने कोई नहीं चलेगा? फिर मैं किसे ले जाऊंगा? उसने हाथ में पकड़े सिनेमा के टिकट्स लहराए और मसनूई पुरसोच अंदाज में कहा, जिस पर सनान ठटकर जल्दी से जाकर उसके हाथों से टिकट छीन लिया। हम है ना? तेरी तेजी से बोला, मुबादा कहीं वो फारिस को लेकर ही न चल पड़ी। उसकी इस हरकत पर सोहा की हंसी छूट गई। वो यूं ही में थे बिना मनाए मान जाने वाले। सनान भी तो उसे खुशी देखना चाहता था, मगर वो बस इतना चाहता था वो उन्हें नजरअंदाज ना करे। और ये बात उसने मूवी देखकर लौटते लौटते कही भी थी। अब ठीक है, अब तो राजी हो ना तुम? वो तीनों रात के तकरीबन 2-2:30 बजे मूवी देखकर लौट रहे थे। इर्द गिर्द कोई कार, कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रेड फरारी कार में ड्राइविंग सीट पर समीर और उसके साथ फ्रंट सीट पर सोहब, जबकि पिछली सीट पर सनान बैठा था। गाड़ी की छत न होने की वजह से हवा बराह रास्त टकरा रही थी, लेकिन गाड़ी के सामने लगा शीशा हवा को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नहीं, ये राजीनामे कभी के लिए बहुत कम है, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। ऐसा करते हैं, लंदन चलते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। सोहर समीर ने बेवकूफ उससे मुड़ मुड़ के कहा, देखा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अभी पिछले महीने तो हम न्यूयॉर्क गए थे और अब फिर तुम तो सच में पागल हो। पिछले महीने? अबे सुनो, जिसे तुम पिछला महीने कह रहे हो ना, उसे 3 महीने गुजर चुके हैं और तुम्हें क्या मसला है जाने में? सनान तो उसका इतराज सुनकर भड़क उठा। हाँ मुझे पता है, तुम हम दोनों से बड़े हो और बुढ़े भी हो गए हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें कहीं जाना पसंद नहीं रहा। लेकिन खैर, मैं और सोहा तो बिल्कुल जवान है और हम तो जाएंगे। क्यों सोहा? उसने सोहा से इस्तफसार किया, जो मजे से उनकी लड़ाई देख रही थी, साथ साथ हंस भी रही थी। वो तीनों एक ही एज के थे। सनान और सोहा की बर्थडे भी एक ही महीने में आती थी, मगर समीर थोड़ा फासले पर था। ये जिसे तुम एज डिफरेंस बना रहे हो ना, जिसकी बिना पर मुझे बुढ़ा कह रहे हो, वो सिर्फ 4 माह का फर्क है, जिसे तुम 40 का फर्क बनाने पर तुले हो। समीर ने नाराजगी में कहा। उसे सनान का खुद को बुढ़ा कहना पसंद नहीं आया। सोच कर फिर वो लंदन जाने के बारे में सोचने लगा। जब सोहा के मोबाइल पर मैसेज की ट्यून हुई तो उसने देखा और जवाब लिखने लगी। समीर और सनन बखूबी जानती थी कि कौन है। जब हमारे साथ हो तो और कोई भी नहीं। सनान ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ऑफ किया, अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल दिया और सोहा सीनों सीनों करते ही रह गई। वो तीनों लंदन की बहुत ही मशहूर ब्राइजेंट गर्ल्स पार्लर में बैठे थे। तीनों एक दायरा सा बनाए नीम गर्म पानी में अपने अपने पांव भिगोए हुए कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए बॉयज एंड गर्ल्स सलोन, ठीक है, सर टिकाए बातों में भी मशगूल थे, साथ साथ स्मोकिंग भी जारी थी। सनान कश लेता, सोहा को पकड़ा देता, सोहा कश लेकर समीर को दे देती और समीर वापस से सनान को। यूं ही साइकिल जारी था और तीनों हर किसी को बिल्कुल भुलाए हुए थे। जब सोहा ने फोन पर वीनस से कहा कि वो ट्रिप के लिए लंदन जाना चाहती है तो उसने बिना किसी भी ताखिर के तीनों को टिकट्स पर पहुंचा दिए। आखिर ऐसा हो सकता था कि उसकी बहन कुछ कहती और वो ना मानता? उसने साथ साथ समीर और सनान को खास ताकीद की थी कि सोहा का ख्याल रखने की। वो दोस्त प्लस कजिन होने के साथ साथ उसके गार्ड होने का भी फर्ज निभाते थे। यूं ही वो 2 हफ्तों तक लंदन घूमते रहे। वो यहाँ पहली बार नहीं आए थे, बहुत बार आए थे, लेकिन फिर भी बार बार आते ही रहते। वो तकरीबन 2 हफ्तों बाद वापस आए। सोहा ने सोच रखा था कि वो फारिस को सरप्राइज देगी अपने वापस आने का। वो मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद लंदन से वापस आए। सोहा ने सोच रखा था कि वो अचानक आने पर फारिस को सरप्राइज देगी। वो मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हुई, इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर फारिस नजर न आया। उरफान, उनकी क्लास का ही स्टूडेंट, तकरीबन भागता हुआ उसके पास आया, गहरे गहरे सांस ले रहा था। सोहा, तुमने देखा? उसने एक कार्ड उसके सामने लहराया। क्या है ये? उसने बदक कर पूछा। उसके चेहरे के तासुरात सोहा को कुछ ठीक नहीं लग रहे। इरफान ने वही कार्ड सोहा के सामने कर दिया। सोहा ने कार्ड पकड़ा, उसे देखते ही चेहरे का रंग फक हो गया।
वो फटी-फटी नज़रों से कभी इधर देखती, कभी उधर। उसका कार्ड पर लिखे लफ्ज़ों को और उसका कार्ड पर लिखी हर्फ पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था सोहा के लिए। वो एक वेडिंग कार्ड था जिस पर बड़े वाज़ेह हर्फ में लिखा था, वेडिंग सेरेमनी ऑफ फारिस वलीद विद नताशा। एंड इसी वक्त फारिस क्लास में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर लिखी दुख की तहरीर को नजरअंदाज करता बिल्कुल नॉर्मल चलता हुआ आ रहा था। ये क्या है फारिस? व्हाट इज दिस फारिस? सोहा ने चीखना चाहा मगर वो चीख भी ना पाई। ये मेरी शादी का इनविटेशन है। कैसे कैसे वो उसे बता रहा था कि उसकी तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कोई बात ही ना थी। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहते वो एक बार भी फिर बाहर निकल गया। क्यों क्यों? चूंकि इन दोनों के रिलेशन के बारे में सभी समझते थे तो सभी उसे तासुब भरी नजरों से देख रहे थे। वो भी उसके पीछे बाहर निकल गया। उसका तो दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। यार फारिस तुम ऐसे कैसे हो? मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया क्या? फारिस ने ना समझी से उसे देखा जैसे कुछ वही ना हो। तुम ऐसी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? क्यों इसमें क्या है? क्यों इसमें ऐसा क्या है? इस शख्स की बेहिसी अरूज पर थी। अंदर से आती आवाज़ों पर सोहा दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तुम और सोहा, क्या तुम सोहा से मोहब्बत नहीं करते हो? मैंने भी बिल्कुल भी यकीन था मोहब्बत। वह इस्तज़ाया बोला। सोहा को लगा उसका दिल चीर हो जाएगा। तुमसे किसने कहा? मैं उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मैं सोहा से मोहब्बत करता हूँ। फिर वो सब क्या था? वो मैं कि ना समझी पे हंसा। ऐसी मोहब्बत तो मुझे हजारों लड़कियों से हुई है और ये कोई मोहब्बत नहीं थी। ऐसा रिलेशन तो मेरा हजारों लड़कियों से रह चुका है और तुम तो ये बात जानते ही हो, फिर मुझे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आखिर में वो जरा गुस्से में बोला। सोहा को लगा वो छलनी छलनी हो चुकी। काश कि वो कुछ और कह देता, मजबूरियां ही बता देता। उसकी माँ नहीं मानी, वो भी बिल्कुल राजी नहीं इस शादी के लिए। शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। वो बिल्कुल खुश नहीं, तो शायद सोहा को इतनी तकलीफ ना होती जितनी उसे अब उसके अल्फाज सुनकर हो रही थी। कैसे वो उसकी मोहब्बत का मजाक बना गया। वो लड़की कॉन्फिडेंट और मगरूर लड़की ऐसे टूटी थी। उमर बाहर निकला, एक नजर सोहा को देखा और आगे बढ़ गया। उसके पास उसकी हमदर्दी के लिए कुछ भी नहीं। फारिस बाहर निकला तो सोहा ने भारी भोजल आंखों से उसे देखा। लाल सुर्ख आंखें बेयकीनी की नमी से भरी हुई थी। देखो सोहा, मैं और नताशा बचपन से एक दूसरे से एंगेज हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फारिस जानता था वजाह देने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सब कुछ तो सुन चुकी थी। कैसा मतलब मेरे मुंह से सुनता है मंगेतर से बचपन से प्यार करता है गधे कहीं के, तो फिर दूसरी लड़कियों के साथ मतलब मंगेतर के साथ भी लॉयल नहीं है, ये चवल ना हो तो। और अगर मैं चाहता भी तो फिर भी मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं करती और एक ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी जिसका कोई भी नहीं है, जो लड़कों के साथ रहती है रात को भी। कौन कहते कि सिर्फ लहजा तकलीफ देता है, लेकिन यहाँ तो मीठे लहजे में तीर से लफ्जों से उसे लहूलुहान कर दिया गया था। उसने कब सोचा था उसके इतने पाक भाई बहन के रिश्ते को कोई ऐसे भी तार तार कर सकता है। वो तो उन्हें हमेशा से अपना भाई और वो से अपनी बहन समझते आए थे। उनके दरमियान बेतकल्लुफी थी, लेकिन इस रिश्ते का एहतराम सबसे ज्यादा था जो खुद ही उनके तय में पाया गया था। लेकिन ये ज़माना हर चीज़ को सिर्फ एक ही एंगल से देखता है। ज़माने वाले सिर्फ ज़ाहिरी सूरत पर एतबार करते हैं, बातिन में क्या है उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। आज शाम उसके घर शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे। सोहा सोहा को रोको तो सही। सोहा भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे में भाग गई। दोनों भी उसके पीछे ही थे, मगर उसने उनके आने से पहले दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। वो दोनों वहीं खड़े दरवाज़ा बजाते रहे। उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, फिर वो भी खुद नॉर्मल हो जाएगी। तो दोनों वहां से हट के दरवाज़ा बंद करती सोहा वहीं रह गई, दरवाजे से पुश टिकाकर। कुछ लम्हों बाद उठी, सख्ती से अपने आंसू पहुंचे, अपनी और फारिस की खींची हुई तस्वीरें निकाली और एक एक करके उन्हें फाड़ने लगी। सारी तस्वीरों को बारी बारी फाड़ कर बेड पर फेंका और दराज से लाइटर निकाल लिया। हाथ में एक तस्वीर पकड़कर उसे आग लगाई। आग धीरे धीरे से सारी तस्वीरों को जलाने लगी तो उसने वो तस्वीर बेड पर पड़ी बाकी तस्वीरों पर फेंक दी। उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो दोनों बाहर लॉन रखी कुर्सियों पर बैठे थे, तो यानी उसका दिल सही कह रहा था। उसकी फारिस के बारे में फीलिंग सच साबित हुई थी। कैसे वो शख्स उसकी बहनों जैसी प्यारी सी दोस्त को बर्बाद कर गया। वो लड़की जिसकी आंखों पर उन्होंने कभी नमी भी न देखी, आज उसे कोई रुला कर चला गया था। भाई ऐसे ही तो होते हैं, हर चीज़ को पहले ही परख लेने वाले। वो भी एक मर्द था, दूसरे मर्द के जज्बात को पहचानता था। वो खुद को ही मुजरिम समझ रहे थे। तुमने कुछ पकने के लिए रखा हुआ है? सना ने फायर अलार्म की आवाज़ पर पूछा। वो अक्सर कुछ ना कुछ बनाता ही रहता था। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं रखा, तुम्हारे साथ ही तो आया हूँ मैं। समीर ने भी फायर अलार्म की आवाज़ पर चौंक कर कहा। कुछ चल तो रहा नहीं था, ये क्यों बज रहा था? दिमाग में कुछ धमाका हुआ? तो एक साथ खड़े हुए बेपक नजर सोहा के कमरे की खिड़की पर पड़ी। दोनों देखकर दंग रहकर सोहा के कमरे की तरफ दौड़ लगाती। खिड़की में से धुएं के काले बादल उमड़ रहे थे। दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे, परेशान हाल। जब वो दौड़ते हुए उसके कमरे के करीब पहुंचे, दरवाजे की नोक पर घुमाए तो दरवाजा लॉक था। सोहा सोहा प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजे को धड़धड़ाते से पुकार रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दोनों ने एक साथ दरवाजे को धक्का दिया तो लॉक टूट गया। कमरे में दाखिल हुए तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। सोहा ने नजर न आई तो दीवार से टेक लगाए बेहोश हरकत पड़ी थी। वीनत तेज तेज चलता हुआ उनके पास सर गुस्से से दोनों के मुंह पर मुक्के बरसा दिए। कैसे कैसे हुआ ये सब? कहाँ थे तुम लोग इस वक्त? हाँ, विनियत उन पर धारा था। तुम लोगों को पता नहीं चला? कहाँ रहते हो आखिर? डॉक्टर के आने पर वो खामोश हुआ और तीनों उनकी तरफ लपके। देखिए, वो भी खतरे से बाहर बाहर हैं, बिल्कुल बाहर हैं। अगर आप कुछ देर और लेट हो जाते तो शायद उनका बचना मुमकिन नहीं था। अच्छा हुआ आप जल्द पहुंच गए, आपके पेशेंट को कुछ ही देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर कहता हुआ आगे बढ़ गया।
सोहा ने मंदी मंदी आंखें खोली। वो किसी सफ़ेद से कमरे में चिट लेटी हुई थी, एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसने आंखें खोली तो सामने ही विनीत नजर आया। उसके पीछे समीर और सनान भी खड़े थे। कैसी हो मेरी जान? विनीत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो कुछ ना बोली, यूं ही खाली खाली नजरों से देखती रही। ये क्या हरकत थी? तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं आया? ऐसा करते हुए उसने खपकी भरे लहजे में कहा, चलो आराम करो तुम, अभी तुम्हारे लिए आराम जरूरी है। और उसके बालों पर बोसा दिया। तो क्या सच में वो अपने भाई को छोड़ के जा रही थी? उसे वो वक्त याद आया जब वो फकत 6 साल की थी, जब उसके मॉम डैडी कार हादसे में उन्हें छोड़ के चले गए थे। तब से विनीत ने खुद से उसका ख्याल रखा था। उसे याद था जब उसका भाई खुद को छोड़ उसके लिए भागा करता था, अपने खाने की फिक्रों को भूलकर बस उसके लिए फिक्रमंद था। उसे याद था जब उसका भाई उसे अपने कंधों पर बिठाया करता था। उसके भाई ने अभी तक शादी नहीं की थी, सिर्फ इसलिए वजह सिर्फ सोहा थी। लेकिन क्या वो अपने भाई को छोड़ के जा सकती है? नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वो हर सौदा कबूल कर सकती है, मगर अपने भाई को छोड़ना ना कभी भी नहीं। और वो कौन सा उन्हें छोड़ के जा रही थी? ना उसने उन्हें छोड़ के जाना चाहा था, ना कोई कोशिश की। तो फिर वो तो सिर्फ किसी की यादों से छुटकारा चाहती थी, इसके साथ बीते लम्हों की यादें मिटाकर। उसकी ख्वाहिश अभी मुँह में ही होती थी, इससे पहले ही उसे पूरा कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत खुदसर हो चुकी है। अब इतनी बड़ी ख्वाहिश टूटी थी, इतनी तकलीफ तो बनती थी। तुम दोनों से एक मेरी बहन ही संभालनी हुई। आज उन्हें घर आए हुए 2 दिन हो गए थे। विनीत का गुस्सा ठंडा नहीं होता था। पता दो मुझे इस लड़के का। जल्दी, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम को इसकी बहन को धोखा देकर चला जाए, ये कैसे मुमकिन था? विनीत ने पिस्तौल निकाला और मैगजीन उसकी गोलियां मुकम्मल की। वो अपने पिस्तौल की सारी गोलियां उसकी खोपड़ी में उतारना चाहता था। पिस्तौल पर गिरफ्त सक की चेहरा भी गुस्से से सुर्ख और भींचा हुआ था। मिलने वाली इतना पर इधर को चलने लगा। भैया रुक जाएं प्लीज़ भैया। उसने सोहा की आवाज़ पर सीढ़ियों पर खड़ी सोहा को देखा। सोहा मेरी जान, तुम क्यों उठी? अब चेहरे की सख्ती बिल्कुल गायब। अब नर्म और शफीक भाई खड़ा था। और तुम मुझे इसके लिए रोक रही हो? क्यों रोक रही हो? तुम अब भी इस शख्स की परवाह कर रही हो जिसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। इस शख्स को मरना ही होगा। आखिर जिसने मेरी जान को इससे तड़पाया है, वो जिंदा कैसे बच सकता है? सोहा जो सीढ़ियों से उतर चुकी, इसकी बात से डरकर वो विनीत से रास्ते में आ खड़ी हुई। भाई प्लीज़ उसे ना मारें प्लीज़। अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ? मैंने तो की है ना। और मैं जानती हूँ हर मोहब्बत हासिल नहीं होती। भाई प्लीज़ उसे ना मारें। आपको मेरी कसम। आंखों में तैरते आंसू बन तोड़ने को बिल्कुल तैयार थे। अच्छा ठीक है। ये सिर्फ वही जानता था कि उसने अल्फाज कैसे अदा किए। शख्स को जिंदा देखना उसके लिए नामुमकिन था, पर अपनी बहन ज़्यादा अजीज थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हाथों में लिया और फिर खुद उसे गले से लगा लिया। वो तीनों अब उसके भाई के साथ रहते थे। विनीत उसे वहां से ले आया क्योंकि वो जानता था इस जगह पर रहकर वो नॉर्मल नहीं रह पाएगी। इन दोनों को भी साथ ले आया था। उस पर जितना भी गुस्सा करता, मगर जानता था वही तो उसे खुश रख सकते थे। वो यूं ही तनहा लॉन में खड़ी थी। इसका दिल न जाने क्यों संभल ही नहीं पा रहा था। अजियत बढ़ती ही जा रही थी। सोहा यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो खाना खाएं। समीर ने आके उसे नरम लहजे में कहा। और तुम्हारा जूता कहाँ है? इतने तपते फर्श पर नंगे पाँव फिर रही हो? उसके कहने पर उसे जैसे होश आया तो कहाँ वो इतनी गर्मियों की दोपहर में तपते फर्श में नंगे पाँव थी? मगर उसे तो कोई जलन महसूस नहीं हुई थी जब आप हो रही थी जो अब हो रही थी। वो कितनी देर से नंगे पाँव थी, उसे तपते हुए फर्श पर मौजूद थी जो पैरों को जला रहा था। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई, यहाँ गाना है। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। सोहा खा क्यों नहीं रही? अच्छा नहीं है। समीर ने उसे यूं ही चमचा पकड़े देखा तो रहा ना गया। वो कब से बस इसी तरह बैठी थी, बस 1-2 नवाले ही लिए थे। समीर ने एक शामी कबाब उसकी पुलाव भरी प्लेट में रखा। सोहा ने देखा, मगर फिर वैसे ही। पहले तो वो फैन थी समीर के हाथ के बने खानों की, वैसे भी घर में वही दोनों ही खाना बनाया करते थे, नहीं तो मंगवा लिया जाता था। सोहा ने आज तक खुद से कुछ भी नहीं बनाया। उसे तो कुकिंग नाम की भी नहीं आती थी। जल्दी करो यार, बहुत भूख लगी है। सोहा ने अपने पेट पर हाथ रखकर दुहाई दी। हाथ इधर और ये सब उठाकर टेबल पर रखो। समीर की बात पर सोहा ने मुंह बनाया। ओफ यार, इतने मजे की कसम से यार, बहुत भूख लगी थी। सोहा ने जल्दी जल्दी बिरयानी खाते हुए कहा। तकरीबन 5 मिनटों में ही वो आधी प्लेट खत्म कर चुकी। तुम्हें तो ना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, कसम से बहुत चलेगा, यकीन मानो। हाँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट का पहला और आखिरी कस्टमर पता है कौन होगा? सोहा आलम। सुना ने उसे उस तरह ठूसते देखकर कहा। हाँ तो भाई मैं तो आऊँगी, और याद रखना फ्री में पैसे वैसे मैंने कुछ नहीं देने। सोहा ने भी मजे से जवाब दिया। पहले वो कितनी बेफिक्र जिंदगी गुजारा करते थे, ना किसी बात की टेंशन थी ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी इतनी वीरान सी क्यों हो गई थी? उसने माजी की यादों से सर झटका। पुलाव की भरी प्लेट को देखने लगी।
चलो सोहा आ जाओ। विनीत अपने से कुछ फासले पर खड़ी सोहा को बुलाया। वो चलते हुए इसके बराबर में आकर रुक गई। सामने एक बदकिस्मत अपनी किस्मत को रो रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, खुदा के लिए जाने दो, प्लीज़ प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो जहाँ था वहाँ माफ़ी नहीं मिलती थी, और उसने जो किया उसके बाद तो माफ़ी का लफ्ज़ ही खत्म हो जाता था। तुमने सरेराह मेरी बहन को हाथ लगाया, मैं ये हाथ तोड़ दूंगा। विनीत का गुस्सा अरूज पर था। आखिर को उसकी बहन को गंदी नज़रों से देखे तो वो उसकी आंखें निकाल दे, और उसने उसने तो उसकी बहन को हाथ लगाया था, उसे सरेराह छेड़ने की कोशिश की थी, तो उसे माफ़ी कैसे मिल सकती थी। विनीत ने सोहा को पिस्तौल पकड़ाया, जिसे उसने मजबूती से थाम लिया और उसका रुख इस शख्स की तरफ कर दिया। समीर और सनान इनसे कुछ फासले पर खड़े ये सब देख रहे थे। वो भी उन्हीं के खानदान का हिस्सा थे, मगर ये दोनों भाई बहन किसी गलती की माफ़ी नहीं, कोई रियायत नहीं। सब देखते हुए उनके दिल दहल जाते। प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए छोड़ दो। मैं अभी इसके लफ्ज़ मुँह में ही थे कि गोली सीधी उसके दिल में पेवस्त हो गई। खून की एक फुहार निकली, फिर खून इसके कपड़ों समेत फर्श को रंगता गया। सोहा का निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था, सीधा उसके दिल में। विनीत ने दाद देती नज़रों से उसे देखा तो बंदर की तरफ बढ़ गई। चेहरे हर किस्म के तासुर से आ रही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन यहाँ हर किसी का हिसाब ले लिया जाता है। वो एक पल रुकी, उनके चेहरों को देखा, फिर आगे बढ़ गई। मोहब्बत इंसान को मुजरिम बना डालती, मगर कभी कभी हम दिल लगी को मोहब्बत समझ बैठते हैं। वो बेहतरीन शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आ रही थी। वो अब कदरे बेहतर हो गई थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी, इसलिए अकेली शॉपिंग करने चली आई, ये जाने बिना कि जिंदगी इसके साथ बड़ा खेल खेलने वाली है। वो भी अपनी कार के करीब ही पहुंची थी जब किसी ने पीछे से उसके मुंह पर दवा लगा रुमाल रख दिया था। वो वो भी अपनी कार के करीब पहुंची थी। देखा तो टायर पंचर। उसे जी भर के गुस्सा आया। शाम हो रही थी। उसने टैक्सी के लिए इधर उधर सड़क पर नजरें घुमाई। वो बिल्कुल अपने होने वाले हालात से अनजान सड़क पर देख रही थी कि शायद कोई टैक्सी मिल जाएगी। किसी ने पीछे से एक रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वो इस अचानक आफत पर भौंकलाई और अपने नाजुक हाथों से इन भारी भरकम हाथों को अपने मुंह से हटाने की नाकाम कोशिश की, मगर रुमाल पर लगी दवा जल्दी उसे होश और हवा से बेगाना कर गई। रात के 8 बजने वाले हैं और सोहा का अभी तक कुछ पता नहीं, और वो साला इंस्पेक्टर भी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कर रहा। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सारे दर दीवार लहरा गए थे। विनीत भाई आप टेंशन न लें, वो ठीक होगी। उसने बिल्कुल खोखली उम्मीद से कहा। न जाने वो कहाँ चली गई थी, किसी को कुछ इल्म नहीं था। वो वहाँ से हर जगह देख चुके थे, बंदे बंदे से पूछ लिया था, मगर किसी को कोई खबर नहीं। विनीत जले पैर की पिल्ली बना चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी जान सी बहन न जाने कहाँ थी। सोहा की आंख खुली तो देखा कि वो किसी पिंजरे में कैद है। एकदम से दवा का सारा असर ज़ाहिल हो गया था, तो फटी फटी नज़रों से इधर उधर देखा। वो एक कमरे के बीचों बीच मौजूद थी। कमरे के आगे सुलाखें लगाकर उसे कैद खाना बनाया गया था। उसने देखा तो वो अकेली नहीं थी, वहाँ इस जैसी और भी लड़कियां मौजूद थीं, जो खुद वहशत और खौफ से नीली पड़ चुकी। कोई नहीं जानता था कि इनके साथ यहाँ क्या होने वाला है। वो कोई अजीब सी बंद सी जगह थी। उसने सामने देखा तो वहाँ कई मर्द फिर रहे थे। यकीनन इनमें से ही कोई होगा जो उसे यहाँ लाया। उसने पिंजरे में बंद सारी लड़कियों को देखा। खौफ से उसकी आंखें भीग गईं। वो जानती थी उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। सारी लड़कियां ही अपनी किस्मत पर मातम के ना थीं। वो चीखती गिड़गिड़ाती, मगर वहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आओ आओ मेरे भाई आओ। वहाँ सामने एक कुर्सी पर बैठे एक शख्स जो सिगरेट पीने में मसरूफ था, उसने एक शख्स को पुकारा, आजा कैस मेरे भाई। कैस चलता हुआ उसके पास आकर रुक गया। लंबा दराज कद चौड़ी पुश्त। कैस ने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी सारी लड़कियों को देखकर हैरान हो गया। जिमी ये इतनी लड़कियां। उसने फिर से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। कैसा लग रहा है सरप्राइज, देख कितनी लड़कियां मिल गईं, और देख तो सारी की सारी एकदम जवान और खूबसूरत हैं। सैम ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा और लड़कियों की तरफ इशारा किया। अब सबको ये तो इल्म हो ही चुका कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो लड़कियों का अगवा करके उन्हें बेचने वाला कोई ग्रुप था। कैस ने फिर से पीछे इन किस्मत मारियों को देखा। किस कदर खराब किस्मत थी उनकी जो वो उनके हत्थे चढ़ गई थी। इसका चेहरा किसी भी जज्बात से आ रही था। आंखों में एक दुख की रमक सी महसूस हो रही थी। कैस की नज़र इन तमाम लड़कियों के बीचों बीच बैठी सोहा पर रुकी और अटक गई। ब्लू या ब्लैक जीन्स, उसे समझ नहीं आया कि आया वो डार्क ब्लू जीन्स है या फिर ब्लैक, और उसके साथ पहनी हुई रेड टी शर्ट जो अब बिल्कुल अपनी पहचान खो चुकी थी, और उसके ऊपर से शिकस्ता हाथ और सफ़ेद पड़ता चेहरा। उसे न जाने क्यों दुख हुआ, बावजूद कोशिश के उससे नजरें नहीं हटी। वो उसी पर नजरें जमाए खड़ा था। जब सोहा ने उसकी तरफ देखा, एक पल को दोनों की नजरें मिली, तो उसने नजरों का जाविया बदल लिया। अब बस जल्दी से अच्छी सी डील हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, और तुम तो जानते ही हो आजकल जवानों खूबसूरत लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि इनसे हमें अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। गलीज नज़रों से उन्हें देखना खबासत से मुस्कुराया। लेकिन खतरा भी तो है। कैस इसके सामने वाली कुर्सी पर टिक चुका, एक भटकती सी निगाह उन पर भी डाल देता। खतरे की तुम टेंशन ना लो मेरे यार, वो है ना हमारा शेर सिंह, वो भी संभाल लेगा। भाई इसीलिए तो इन हरामखोर पुलिस वालों से दोस्तियाँ लगाई हैं। आखिर साले अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सेगम
ज़हीम उस वक्त आने वाली तमाम लड़कियों को देख रहा था। वो और कैस ज़्यादा से ज़्यादा भी 26-27 के थे और ऐसे धंधे में बिल्कुल ना तजुर्बाकार लगते थे, सिर्फ लगते ही थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ज़ेगम का तो एक ख़ानदानी बिजनेस था और कैस का ना तो कोई ख़ानदानी बिजनेस था और ना कि इसके दिल में कोई खोट थी। मगर वो फिर भी इस मकरू खेल में इसका साथ देने पर मजबूर था। पिछले 5 सालों से वो उसके साथ था, मगर फिर भी उसका दिल मैला नहीं हुआ था। उसकी नज़रों में कभी गंदगी नहीं उतरी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए वो मेरा भाई दे देगा। मैं वादा करती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी ज़िंदगी आंसू उसकी आवाज़ को रोक रही थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़। उसका बस दिल चाह रहा था कि कोई बस उसे एक दफ़ा यहाँ से निकाल दे, बस एक दफ़ा। लेकिन जानती थी यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसकी गिड़गिड़ाहटों पर ज़ेगम ने भरपूर कहका लगाया, ना मेरी जान ना, हमें पैसों के लिए तुम्हारे भाई की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो ऐसे ही बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत सा पैसा है। तुम्हारा हुस्न है ना, देगा हमें पैसा। वो खबासत से हंसता और उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। अपनी गंदी उंगलियां उसके चेहरे पर फेर ली तो पीछे खड़े कैस को न जाने क्यों आग लग गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि उसका हाथ तोड़ दे, मगर ये जब्त किए खड़ा रहा। आज इसको यहाँ कैद हुए चौथा दिन था और हर दिन बच्चे निकलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उसके साथ की कई लड़कियां बिक चुकी थी। हर चढ़ते दिन के साथ इसका दिल मजीद खौफ में डूब जाता। रातें भी कुछ कम रौनी नहीं थी। कब इन गलीज मर्दों में से कोई से नवाला बना के निकल गया, खौफ था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो जब से यहाँ आई थी ऐसे ही वीरान आंखों से झांकती रहती। मुसीबत क्या होती है, मुश्किल किसे कहते हैं, ये अब उसने जाना था। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती। पिंजरे-नुमा कमरे के कोने में दीवार से टिक लगाए अपने हाल पर रो रही थी। अल्लाह प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें, प्लीज़ अल्लाह जी, आप तो सबकी मदद करते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शायद उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अल्लाह को पुकारा था, उसे दुआ की, और उससे कही की गई दुआएं कभी रद्द तो नहीं होती, लेकिन हर इंसान अपनी की का खमियाजा ज़रूर भुगतता है। आजा मेरे यार, तो इस कारोबार में होके भी इतना शरीफ क्यों है? आजा तू भी हमारी तरह मौजे कर, ऐश ऐश उड़ा। देख तो फ्री में इतनी लड़कियां हैं, ज़िंदगी के मज़े ले, जवानी इंजॉय कर। शायद सिमी से उसकी शराफत हजम नहीं होती थी। नहीं, मैं सही ठीक हूँ। कैस ने सिरत से इनकार कर दिया और इधर देखा जहाँ उसकी नज़रों का करार रहता था। जिमी ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो होंठ आपो आप मुस्कुराने लगी। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। चल बेटा, तू भी क्या याद करेगा, वो इस लड़की को बाहर निकाल। उसने बात करते करते अपने पास से गुजरते शख्स को हुक्म दिया, ले आज से ये लड़की तेरी मौजें कर। वैसे मैं ये लड़की किसी को देना नहीं चाहता था, खूबसूरत थी, सबसे ज़्यादा अच्छा मोल लगता था, इसीलिए तो अब तक बचा कर रखी थी। मगर चल, तू मेरा यार है, रख ले इसे। और इस लड़की को कैस के कमरे में छोड़कर आओ। उसके हुक्म पर तो लड़की सोहा को घसीटते हुए ले जाने लगे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद को छुपा पाती। लेकिन कैस की मुँह से ना ही निकला। अच्छा था, उसके पास रहेगी तो महफूज रहेगी। वो भी सर सटकता कमरे की तरफ बढ़ गया। दो लोगों से जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे में छोड़ गए। वो दरवाजे की तरफ लपकी, मगर दरवाजा इसके मुंह पर खटाक से बंद हो गया। वो वही कमरे के बीचों बीच बैठ गई। आंसू बहाने के बाद अब उसने कमरे की तरफ देखा। इस कदर गंदी जगह पर इतना साफ सुथरा खूबसूरत कमरा हालांकि इतना बड़ा नहीं था, मगर फिर भी साफ रखा गया था। कमरे के बीचों बीच एक सिंगल बेड पड़ा था। कमरे को देखते हुए वो अपने हालात को यकसर भूली हुई थी। वो अपने हवास में तब लौटी जब दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा, आंखों में नमी फिर से चमकने लगी। आने वाला आकर कुर्सी पर बैठ गया। सोहा इसकी तरफ पुष्ट थी। कैस ने कमरे के बीच में लुटी पुटी बैठी इस लड़की को देखा। उसे देखते उसके दिल को न जाने क्या हो जाता था। उसने सिगरेट की डिब्बी में से एक सिगरेट निकाली और उसे लाइटर का शोला दिखाकर फिर सुकून से सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर राहत गहरी होती जा रही थी और उसके दिल में भी पल पल अंधेरा छा रहा था। उसने कभी ना सोचा था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो यूं बेबस होगी। वो दूसरों की आंखें निकाल देने वाला, किसी का यूं तरनवाला बनने वाली होगी। कैस कुर्सी से उठा, चलते हुए उसके करीब आया, कोहनी के ऊपर से बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया। सोहा जी जान से तड़प गई थी, आंखें पल भर कर आंसू से भरने लगी। मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो प्लीज़, जाने दो। वो उसके इरादों से बेखबर उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि इसका कत्ल कर दे, मगर मुकाबले की गिरफ्त ज़्यादा सख्त थी और वो कुछ भी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं थी। कैस ने उसे यूं मचलते देखकर सख्ती से पीछे दीवार से लगाया। सोहा ने मौका देखे बिना उसके सीने पर हाथ जमाया और उसे अपनी कुव्वत से धक्का दिया। इस अचानक हमले के लिए कैस बिल्कुल भी तैयार नहीं था, गिरते गिरते बचा। सोहा ने मौके की गनीमत जाने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, कैस ने उसकी कलाई सख्ती से जकड़ ली। सिगरेट नोशी और रात जगह से उसकी आंखों में हल्की हल्की लाली मौजूद थी। उसका तो खुद पर बस नहीं चल रहा था। उसके सामने और वो लड़की इसका जब्त आजमा रही थी। उसने उसे कलाई से खींचकर सीधा किया। उसका रोते हुए सुर्ख और सफ़ेद चेहरा उसके सामने था। वो उसकी आंखों में डूबता ही चला गया। यूं बेबस होकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो बेड पर बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। वो उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत बर्बाद करके वहाँ से जा चुका। आज उसकी इज्जत उससे छीन ली गई थी। इस मगरूर लड़की को ऐसे तोड़ा गया था कि वो किरची किरची हो गई थी।
ऐसा कुछ होगा उसके साथ, इसका तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, बल्कि कभी ख्वाब व ख़याल में भी गुमान न किया था कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हर इंसान को अपने किए का बदला देना, ये दुनिया मकाफ़त अमल की जगह है। यहाँ आपके साथ भी वही होता है जो आप दूसरों के साथ करते हैं। इसके साथ भी वही हुआ था, इससे भी इसके गुनाहों का बदला लिया गया। इस पल उसे क्या-क्या याद ना आया था, उसके सारे गुनाहों की तफ़सील उसके आगे चकराने लगी, और जब वो और सेमी और सनान मिलकर वो गुनाह किया करते, एक लड़की होकर वो लड़कियों की इज़्ज़तें बर्बाद करने में उनके साथ बराबर की शरीक होती थी। वो उनके साथ लड़कियों को कभी ज़बरदस्ती और मोहब्बत का झांसा देकर पकड़ने में हमेशा से उनके हमकदम रही थी। आज तक कोई लड़की उन्हें पसंद आई हो और वो उन्हें ना मिली हो, यही लड़की है। समीर ने खाली सड़क पर चलती हुई एक लड़की की तरफ इशारा किया। तो मतलब शिकार ज़्यादा दूर नहीं। सोहा ने नज़रें इस लड़की पर जमाते मज़े से उंगलियां चटकाते हुए कहा, आखिर इसके भाइयों ने किसी चीज़ की ख्वाहिश की हो और वो पूरी ना हो। गाड़ी इस लड़की के करीब रोकी। सोहा ने जल्दी से उतरकर पीछे से उसके मुंह पर दवा लगा रुमाल रखा। इससे पहले वो लड़की कुछ करती, दवा ने अपना असर दिखाया। वो लड़की होशो फट से बेगाना हो गई तो सोहा ने इस लड़की को गाड़ी में पटका और खुद भी फ्रंट सीट पर बैठ गई। उन्हें किसी ने नहीं देखा। अपनी कार्रवाई के मुकम्मल हो जाने पर अब वो खुशी खुशी वापस जा रहे थे। वो काफ़ी वक्त से कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसे तो ये भी मालूम ना था कि उसकी गलती क्या है, उसे यहाँ क्यों लाया गया है। कोई आया और उसके मुंह पर बंधी पट्टी को नीचे खींचा, जिससे पहले वो खांसने लगी, फिर लंबे लंबे सांस लेने लगी। हाय वेलकम, कैसा लग रहा है यहाँ आकर, किसी ने पीछे से जनाना आवाज़ में कहा। फिर वो चलती हुई इसके आगे की कुर्सी पर बैठ गई। सोहा ने बगौर इस लड़की को देखा, आंखों में चमक उभरी, जैसे कहना चाहती, वाह भाई चॉइस अच्छी है। हाँ तो मिस सानिया, कैसा लगा आपको यहाँ आना। वो जो कोई भी थी, इसका नाम भी जानती थी। उसने अपना खुश गला तर्क किया। सोहा मुंह पर मुस्कुराहट सजाए इसके रंगूड़े चेहरे को देख रही थी। अभी तो चेहरे के मजीद रंग उड़ने बाकी थे। क्यों लाई हो मुझे यहाँ पर, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। मैं तो नहीं जानती तुम लोगों को, तो क्यों लाई हो मुझे यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें। इसके यूँ मुसलसल बोलने से तंग आकर सोहा ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ, और डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। सोहा ने ज़रा रुककर फिर से अपनी बात जारी रखी। बस ये काम है तुमसे, अगर तुम बखुशी वो करोगी तो अच्छी रहोगी, वरना कैसा काम, उसने डरते हुए पूछा। बस एक रात, सोहा ने दोबदो जवाब दिया। इसके अल्फाज सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े इस्तज़ाए मुस्कुराती लड़की को देखा। वो क्या है ना कि मेरे भाई प्लस बेहतरीन से दोस्त को तुम पसंद आ गई और वो तुम्हें चाहता है। अब क्या करूं, भाई प्लस फ्रेंड ने पसंद किया है, बात तो माननी ही थी ना। अब तुम भी जल्दी से बात मान लो ताकि सारा झंझट खत्म हो। और देखो, प्यार से कहा है तो मान जाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी भी आती है। यार लिटरली मुझे सोहा के लिए अफसोस हो रहा था, अब नहीं हो रहा। सोहा ने उसकी कुर्सी की दोनों तरफ अपने बाजू रखे, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ डर और खौफ वाज़ह था। नन्ही प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी इज़्ज़त बर्बाद ना करो प्लीज़। वो बिलखने लगी। चुप, तुम्हारी कोई इज़्ज़त ख़राब नहीं होगी, और तुम चाहो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम वो भी तुम्हें दे सकते हैं। नहीं, मुझे जाने दे, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज़। आप भी तो एक लड़की है, मुझे जाने दो, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मैं लालची नहीं हूँ जो लालच में आ जाऊँगी। तुम जैसी लड़कियाँ ही हैं जो औरतों की इज़्ज़त को बदनाम करती हैं। सिसकते आखिर में वो चिल्ला उठी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो बहुत गलत जगह बोल रही है। सोहा ने उसकी बकवास से तंग आकर हाथ उठाया तो पड़ने वाला तमाचा उसकी बोलती बंद करवा गया। बहुत बकवास कर रही हो, तो तुमसे कहा था सीधे से बात मान लो, वरना अपनी बात मनवाना। सोहाए आलम को बहुत अच्छी तरह आता है। सोहा गुस्से में घुराई, यार क्या बकवास है, ले जाओ उसे। सोहा ने तनक कर उनकी तरफ देखे बगैर खड़े समीर और सनान से कहा, लेकिन ये हुक्म खास समीर के लिए था। वो उनकी दोस्ती, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में सही और गलत भी भूल चुकी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो भी एक लड़की है, उसकी भी कोई इज़्ज़त है, इसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में सब कुछ फरामोश कर बैठी। वो शायद भूल गई थी कि अगर वो यहाँ पकड़ी नहीं भी गई तो वो आसमानों में बैठा खुदा सब देख रहा है। उसके पास हर चीज़ का हिसाब है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसे इस वक्त क्या क्या याद ना आया है, अपनी हर गलती, अपना हर गुनाह, जिसे आज तक उसने कुछ समझा ही नहीं था। लेकिन इस ऊपर वाले ने उसे ऊंचा उड़ा कर नीचे पटका था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें, मुझे अपने भाई के पास जाना है। अल्लाह जी मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। वो दीवानावार होती हुई बोल रही थी। वो खुद नहीं जानती थी वो क्या कह रही है, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, उसका दिल कह रहा था। यूँ ही हर किसी को अपने गुनाहों की सज़ा मिलती है। वो अपने गुनाहों का बदला इस दुनिया में भी चुकाता है और फिर इस आखिरत में भी, लेकिन वहाँ इस आखिरत की अज़ाब ज़्यादा दर्दनाक है।
चंद लोग इसी दुनिया में अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, ये अल्लाह का खास कर्म है उन पर, यानी अल्लाह चाहता है कि वो सुधर जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर उसकी तरफ लौट आएं। उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ने उसे चुना और उसकी गलतियों को, उसके गुनाहों को उसके सामने ला खड़ा किया, उसकी आंखें खोल दी गई थी, उसका दिल रोशन किया गया। ये यकीनन उसकी किसी नेकी की वजह से था, मगर वो जहाँ तक नज़र दौड़ाती उसे तो कोई नेकी नज़र ही ना आती, बस गुनाह ही गुनाह थे सर उठाए खड़े हुए। लेकिन वो रब हमसे बेहतर जानता है, हमारी कोई छोटी सी नेकी भी कब उसे पसंद आ जाए, वो तो बस मौके की तलाश में है, कब उसके बंदे सदके दिल से उससे माफ़ी मांगें और उसकी तरफ लौट आए। वो वक्फे वक्फे से सस्कारी भर रही थी, लेकिन इसका दिल मुतमईन होता जा रहा था। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा, मैं किसी के साथ कैसे कर गया ये सब। वो गुस्से से अपने बाल नोच रहा था, बस नहीं चल रहा था कि अपने आप को कुछ कर डाले। इस कदर गंदी जगह पर रहकर भी उसने खुद पर काबू कर रखा था, पर आज उसे क्या हो गया? वो क्यों इस लड़की के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाया? वो कैसे किसी लड़की की इज्जत पामाल कर सकता है, वो भी जिससे उसे मोहब्बत होने लगी? वो ऐसा शैतान कैसे हो सकता है? वो रो देने को हो गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सोहा उसकी आमद पर डर गई और खुद में सिमट गई। आंखें रात भर रो रो कर सो चुकी थीं, लेकिन इसकी आंखों की सुर्खी भी रज्जगे का पता दे रही थी। वो उसकी तरफ आया तो जल्दी से बेड से उतर गई, आंखें टप टप आंसू बहाने लगी। प्लीज़ कुछ मत करना मेरे साथ, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर हवास बाख्ता हो गई। वो उसे कहने तो कुछ और आया था, लेकिन वो उससे डर रही थी। फिर उससे रोने लगी और चिल्लाने लगी, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत करना। वो खांसी डरी हुई थी और बचाव के लिए अपने हाथ पाँव मार रही थी। ठीक है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिलैक्स। वही हाथ उसने बेसाख्त अपने हाथों में लिए, उसकी नरम गुस्सी आवाज़ पर उसकी आंसू से एक पल को थमे। आई एम सो सॉरी। सोहा ने एकदम पलकें उठाकर उसे देखा तो चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आई। रियली वेरी सॉरी फॉर लास्ट नाइट, उसने उसकी तरफ देखते नरम लहजे में कहा, लेकिन जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। उसके इतने बड़े गुनाह पर वो उसे इतनी जल्दी माफ़ी नहीं कर सकती। आखिर कितनी जल्दी भरोसे कायम नहीं होते। वो बेड के किनारे पाँव नीचे लटकाए टिकी हुई थी जब कैस कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आया। उसे क्यों अपने करीब आते देखकर सोहा खुद में सिमटी। उसका रिएक्शन देखकर वो उसे कुछ फासले पर रुक गया। ये लो कुछ खा लो, उसने एक शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। जानता था वो जब से यहाँ आई है कुछ भी ढंग से नहीं खाया। वैसे यहाँ किसी को ढंग का कुछ मिलता ही कहाँ है, ये तो एक कैद खाना है, यहाँ पसंद का ये ढंग का तो कुछ नहीं मिल सकता ना। सोहा ने चुपचाप वो शॉपर पकड़ लिया। कितने दिन हुए उसे कुछ भी खाए हुए, वरना तो उसे सिर्फ सूखी रोटी साथ पतली शोरबा दाल मिलती जिसे भूख मारने के लिए खाना ही पड़ता। शायद वो उस पर यकीन कर रही थी, इसलिए वो 4 दिनों से एक ही कमरे में थे, मगर दोनों के माबैन फासले बरकरार थे। सोहा अब खुद को महफूज तस्वर कर रही थी, उसे अब गंदी नजरें खुद पर महसूस नहीं होती थी। उसका डर भी बहुत कम हो गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। वो जहाँ थी वहाँ डर खत्म हो ही नहीं सकता था। उसे किसी भी तौर पर घर जाना था और इस गंदी जगह से निकलना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसे अभी और बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। क्या कर रहे हैं आप? 2 हफ्ते होने को आए हैं, मेरी बहन का कोई अता पता नहीं है। वो चिल्लाया। आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? विनीत पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, बल्कि चीख रहा था इंस्पेक्टर पर। देखिए विनीत साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखें, आपकी बहन जल्द ही मिल जाएगी। इसके बरक्स इंस्पेक्टर तहम्मुल से बात कर रहा था। कैसा इत्मीनान और कितनी देर? अगर आप मेरी बहन को नहीं ढूंढ सकते तो बता दीजिए, मैं खुद ही ये काम सर अंजाम दे दूंगा। लेकिन विनीत मुतमल कैसे हो सकता था? उसकी बहन उसकी नज़रों से दूर थी। वो जिसे उसने तन का बराबर तकलीफ ना पहुंचने दिया था, आज वह न जाने किस हाल में थी। वो उस दिन से ये न सो ना पाया था, कोना कोना छान मारा, लेकिन वो मिलनी थी ना मिली। समीर और सनान का भी यही हाल था, गोया उन पर नींदें हराम हो गई थी। विनीत साहब तहम्मुल रखें, हमने कहा है ना कर रहे हैं कोशिश। इंस्पेक्टर भी फट पड़ा। मिल जाएगी आपको आपकी बहन, हम पुलिस वाले हैं, हमें अपना काम करने दें। और अगर आपकी बहन के बारे में कोई भी क्लू मिला तो हम आपको बुला लेंगे। फ़िलहाल आप जाएँ और सुकून करें। आखिर में इस इंस्पेक्टर ने विनीत से आजिज़ आकर उसे जाने का कह ही दिया। मैं क्यों इन मुफ्तखोरों के पास चला आया? वो बाहर जाते हुए बुड़बुड़ाया। उसने इस लम्हे को कोसा जब वो सोहा का केस लेकर उनके पास आया था। समीर और सनान ने भी उसके साथ ही थे, अब उसके साथ ही निकल पड़े। विनीत की टेंशन का सबको अंदाज़ा था, मगर शायद अब देने के लिए भी तसल्ली बाकी ना रही, जिसके बगैर एक पल नहीं गुजारा था कभी। आज उसके बगैर 2 हफ्ते होने वाले थे। उनकी बहनों जैसी दोस्त गायब थी और वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे ज़्यादा गुस्से और बेबसी के आलम में विनीत में था। आखिर इतने पैसों का क्या, इतने मकाम, इतने ताल्लुकात का क्या फ़ायदा जब वो अपनी बहन को ही नहीं ढूंढ पा रहा था। उसे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हाँ भाई, कैसे हो? अब तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। जेहम ने मुस्कुराते हुए कैस पर तंज किया, जो फ़ौरन ही भाग गया था। वो अभी भी उसके पास आ बैठा था। काम पूरा हो गया। जेगम ने सिगरेट मुंह में रखी और फिर उसे लाइटर का शोला दिखाया। कश लेता बोला, यार सिमी, वो उससे आगे उससे बोला ही नहीं गया। वो आगे बोल भी तू। वो काम पूरा नहीं हुआ। उसने बमुश्किल जुमला पूरा कर दिया जो उसे काम दिया गया था, यकीनन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। वो इन गुनाहों के कामों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। वो दिल से कभी काम नहीं कर पाया था। उसे
उनसे इन सब कामों से घिन आती थी, मगर फिर भी उनके साथ था। वजह सिर्फ उसकी मजबूरी थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता। क्या कहा तुमने? काम पूरा नहीं हुआ तुमसे? सेगम से गुस्से से खड़ा हो गया और दरमियान में पड़े टेबल को लात मारकर दूर फेंक दिया। मेरी इतनी बड़ी डील का सत्यानाश कर दिया तुमने। वो उस पर झपटा और उसका गिरेबान पकड़ कर धाड़ा। मेरा काम बर्बाद कर दिया तुमने। काम कहा था वो भी नहीं हुआ तुमसे। उसकी आवाज़ पर सब जहाँ थे वहीं मंजमद हो गए। इतना गुस्सा, और वो भी कैस पर पहली बार देखा था। सारे तमाशे बने खड़े देख रहे थे। अब क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? हाँ बोलो। जेगम इधर से उधर चक्कर काटने लगा, गुस्से से रगे फूलने लगी। उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था, उसने कहा, और पूरा नहीं हुआ। हुआ तो सज़ा तो बनती ही थी। कैस वहीं खड़े उसे देखता रहा। एक पल दिमाग में धमाका होने से वो रुका। कहर बरसाती नज़रों से कैस को देखा। उसे कैस को सज़ा देने का बेहतरीन तरीका मिल गया। जाओ और जाकर उसकी महबूबा को ले आओ। मैं भी तो देखूँ अब ये उसके साथ कैसे ऐश करता है। आजा तो मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। उसने दांत पीस कर कहा और साथ ही कैस के सर पर बम किया। मिज़ाइल सब कुछ ही चला डाला। वो उसकी बात पर बस उसका मुंह ही देखता रह गया। आखिर इससे बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता था उसे सज़ा देने का? और ये सज़ा उसे कहीं ज़्यादा मामला हसद का था। आखिर वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतने दिनों से था, और वो लड़की भी चुपचाप सा रह रही थी। ये काम उसका था, सरबराह वो था, तो इस हसीना पर किसी और का हक उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस लड़की को तो उसने पास होना चाहिए था। उसके बिस्तर पर यही बात थी जो उसे दिन से चुभ रही थी। आखिर उस कैस की इतनी औकात नहीं थी कि उसकी बराबरी करे। ये अच्छा तरीका होता है किसी को तरपाने का? उसकी मोहब्बत को उसे छीन लिया जाए, फिर उसे किसी काबिल न छोड़ा जाए। कैस की आंखों में सोहा के लिए मोहब्बत वाज़िया नज़र आती थी, जो ज़ेहम को हसद का शिकार कर रही थी। और अब तो वो बस उसकी थी, उसे सोहा से कोई लगाव नहीं था। वो तो बस हवसमंद था। क्या कर रहे हो तुम सिमी? तुम वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे इतना बड़ा धचका लग चुका। सिंह की बात ने उसे अंदर तक से हिला कर रख दिया। उसका दिल बंद होने को करीब था। कैसे वो सुहा के साथ कैसे? जाओ, सुना नहीं तुम्हें? लेकर आओ इस लड़की को मेरे कमरे में। वो जोर से धाड़ा। उसकी धार सुनकर वो दो लड़के कैस के कमरे की तरफ भागे। कैस की हालत देखकर उसे सुकून सा मिला। वो उसे दोस्त कहता आया था, सिर्फ जुबानी कलामी, मगर कभी उसने दिल से उसे दोस्त नहीं माना। कैस भी कहाँ उसे दोस्त मानता था, बस मजबूरी के तहत उसके साथ रह रहा था। वही दोनों लड़के सोहा को घसीटते हुए बाहर ले आए। चलो आज मेरी बारी से। गम घुटनों के बल जरा से झुका और सोहा का मुंह दबोचे हुए लब भींचे बोला। कैस का दिल चाहा वो अभी उसका सर फाड़ दे, मगर वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। हर तरफ उसके आदमी थे, वो कोई भी कदम उठाने की पोजीशन में नहीं था। जीगम ने सोहा का बाजू पकड़ा, उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे को बचाओ। सोहा की आंखें फिर से दरिया बहाने लगी। वो चीख रही थी मगर बेसुध। उसने मदद तलब नजरों से कैस की तरफ देखा, शायद वही कुछ कर दे। उसकी आंखें उसके लहजे में टपकती शिद्दत, जज्बात, शायद उसे कोई तसल्ली पहुंचा दे, मगर वहां भी कोई उम्मीद हौसला नहीं थी। कैस ने उसकी नजरों का भरम टूटने के डर से नजरों का जाविया मोड़ लिया। उसका दिल कट कट गया था। जब उसे लगने लगा कि वो महफूज है उसके साथ, अब कुछ नहीं होगा, तब फिर उसे सूली पर लटकाया जाने लगा। उसकी ज़िंदगी उसे इतना बदतर वक्त देगी, उसने कभी नहीं सोचा। वो यूं बेबस होगी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, उसका तो तसव्वुर भी था। उसकी आंखों से सियाल रवा था, और कितना इम्तिहान अलझ और कितनी आजमाइश। उसने रोते हुए दिल में सोचा, तुम्हें क्या लगा था तुम उसके साथ ही रहोगी, कोई और तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। ज़ेम ने सख्ती से उसके बालों को जकड़ा जिसमें सोहा की सिसकें निकली थी। आखिर औकात क्या है इस कैस की मेरे सामने? वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बड़ा आशिक बना फिरता, लेकिन देखो तुम्हारा वो आशिक तुम्हें बचा नहीं पाएगा अब। उसने मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, जिस पर सोहा दहल गई। कैसे? वो मुसलसल गुस्से में था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज़ लेके आया हो। उसने गुस्से में स्टूल को ठोकर मारी तो वो दूर जा गिरा। उसने अपना सर थाम लिया। दिल तो चाहा अपने बाल नोच डाले। कोई आपसे आपकी जान मांगता है तो कैसा महसूस होता है? उसे ये सब अब फील हो रहा था। उसकी मोहब्बत को, उसकी पहली मोहब्बत को, पहले प्यार को कैसे उसके सामने तार-तार किया जा रहा था, और वो बेबस था। उसकी मोहब्बत जिसका उसने अभी खुद से भी इकरार ना किया था, उसकी हालत इस 5 साल पुराने कैस की सी हो गई। उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया जितना 5 साल पहले किया था, जब कोई उनकी छोटी सी फैमिली को नज़र लगा के चला गया था। उसकी इकलौती प्यारी बहन और उसकी बेवा माँ के साथ घर में और उसकी बेवा माँ के साथ घर में घुसकर ज़्यादती की गई थी। वो इस वक्त अपना MBA कंप्लीट कर रहा था। उसके बाप की बचपन में वफ़ात की वजह से घर में थोड़ी तंगी थी, मगर उसकी खुददार माँ और बहन कपड़े सीकर और न जाने क्या क्या कर कर घर चला रही थी। वो भी यूनिवर्सिटी के बाद काम करता था, ये उनका खर्चा पूरा होता। बाप की वफ़ात की वजह से उनके ज़्यादा करीब था। उसे अपनी इकलौती बहन और माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था, मगर उसकी मोहब्बत को नज़र लग गई। वो यूं नहीं से लौटा तो आगे का मंजर उसके लिए जहन्नुम से भी ज़्यादा खौफनाक था। उसकी बेवा माँ और उसकी इकलौती बहन के साथ घर में घुसकर ज़्यादती के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। उसकी सारी दुनिया उजाड़ दी गई। वो दुजानो बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। वो जब भी वाक़या याद करता, उसके गाल आंसुओं से तर हो जाते। उसका बाप तो था नहीं, उससे उसकी माँ और उसकी बहन भी छीन ली गई थी, और अब जब उसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद मिली, कोई जीने की वजह लगने लगी, तो फिर वही क्यों उससे इतना बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा था। एक बार फिर उसकी मोहब्बत के साथ वही हो रहा था। क्यों?
वो मुर्दा कदम उठाती बाहर आई। राहदारी बिल्कुल खाली थी। आज फिर उसकी इज्जत को तार तार किया जा चुका। अब तो रो रो कर उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, अब उसकी तकदीर में क्या रह गया है, क्यों उसे इतने जुल्म झेलने पड़ रहे थे। वो चलती जा रही थी जब किसी ने अचानक सख्ती से उसे कंधों से थाम कर दीवार से लगाया। इस अचानक हमले पर वो भौंकला गई। कैस बगैर देखने पर वो वाज़ेह होगा उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से जलता अंगारा बना हुआ था। उसकी सुलांकी सी उंगलियां उसके बाजू में खुपती जा रही थी। उसने उसकी तकलीफ जानकर अपने हाथ उठाए। उसके चेहरे और गर्दन पर नजर आते दरिंदगी के निशान देख उसकी मुठ्ठियां भींच गई थीं, जबकि सोहा फिर से हिम्मत हार कर उसके आंसू उसके रुखसार भी खोने लगे। सोहा ने अपने आंसू पोंछे जो बावजूद रुकने के बहते ही चले जा रहे थे। उसके सामने एक ही मंजर बार बार चल रहा था, कैस के बाजू में खुपती हुई उंगलियां। उसने बाजू के इसी हिस्से को देखा जहाँ उसे वो लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। उसने बाजू से हिलाकर वो लम्स खत्म करना चाहा, मगर न जाने क्यों वो इस मंजर को भूल नहीं पा रही थी। कैस की लाल सुर्ख आंखें वो चाहते हुए भी फरामोश नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के शोले और साथ भड़कता कर्ब उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। उसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। क्यों उसका दिल उसके तड़पने पर तड़प रहा था, क्या हो रहा था उसके दिल को। लेकिन अगर ये मोहब्बत थी तो फिर वो क्या थी, क्या था वो जो फारिस के लिए महसूस करती थी। वो मोहब्बत नहीं थी तो फिर वो क्या था, वो उसके लिए ऐसा क्यों महसूस करती थी। लेकिन अजीब बात ये कि इतने दिनों में वो उसे कभी याद नहीं आया। वो अब उसके लिए भूली भटकी याद बनता जा रहा था। उसकी याद अब उसका दिल नहीं चीरती थी। तो क्या वो मोहब्बत ही नहीं, उसने अपने दिल से सवाल किया। हाँ, क्योंकि शायद कभी कभी हम किसी की ज़रा सी परवाह, किसी का अपनी तरफ झुकाव मोहब्बत समझ बैठते हैं, लेकिन ये मोहब्बत तो नहीं होती। हम नादान क्यों ज़रा सी परवाह मोहब्बत को समझ बैठते हैं। क्या हम मोहब्बत के लिए इतने ही भूखे हैं। लेकिन हाँ, वो थी मोहब्बत के लिए भूखी, बचपन से बस एक ही चीज़ की तलाश, मोहब्बत। इसलिए वो इतनी मजबूत लड़की किसी की भी बातों में आ गई और उन पर यकीन कर बैठी। मेहनत में से सब कुछ लेने की कोशिश की, किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर माँ बाप की मोहब्बत का गैप कोई कैसे पूरा कर सकता है। इसी गैप को वो गैर इरादी तौर पर दूसरों से पूरा करवाने के आसरे करने लगी। तभी तो बाहर से इतनी मजबूत दिखने वाली अंदर से इतनी कमज़ोर निकली कि किसी की भी बातों पर यकीन कर बैठी, ये जाने बिना कि उनकी हकीकत क्या है। वो मोहब्बत और वफ़ादारी में फ़र्क ही ना कर पाई। पता तो तब चला जब उसकी मोहब्बत के साथ साथ उसका एतमाद, उसका भरोसा चिकनाचूर हो गया। तब उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी। मगर ज़िंदगी जमूद का तो नाम नहीं। लेकिन देखो अब उसे वो याद नहीं आ रहा था, उसकी याद उसे तकलीफ़ नहीं दे रही थी। ये सब कुछ उसे कैस ने बताया। उसने बताया कि मोहब्बत में तड़पना क्या है। कोई आपसे एक पल भी दूर जाए तो दिल कैसे रुक जाता है। उसे याद था तो बस कैस के कर्ब में सुर्ख होती आंखें और उसके तड़पने पर अपने दिल का तड़पना। और और वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। जल्दी निकलो यहाँ से, छापा पड़ गया है, जल्दी करो, बाहर पुलिस आ गई है। बाहर शोर मच रहा था। वो भाई पुलिस ने छापा मार दिया अपने अड्डे पर, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। बेगम के पूछने पर उसने तेज तेज सांस लेते सारे मामले का आगाह किया। क्या छापा पुलिस का, सारे जल्दी से ज़रूरी सामान उठाओ और पिछले दरवाजे की तरफ से बाहर निकलो। बेगम ने सबको मुतला किया और खुद भी पिछले दरवाजे की तरफ भागा। तमाम लोग वो ज़रूरी सामान उठाने लगे। उनके लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी क्या ही था। सेगम ने पिछले दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजे के आगे कैस खड़ा था। क्या हुआ, कैस ने उसे यूं भागते डरे हुए देखकर पूछा। वो तो कभी किसी सिचुएशन से नहीं डरता था। वो कैस, मेरे यार जल्दी चल, तू भी। वो पुलिस ने अपने अड्डे पर छापा मार दिया, तू भी आजा निकल। सेगम ने जल्दी जल्दी उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। अपना सारा हंसा, सारी जलन भूल के उसके साथ चलने की ऑफ़र की, क्योंकि अभी तो उसे इससे बहुत से काम लेने थे। अभी तो उसे अपने साथ रखने का बदला पूरा कराना था। ऐसे कैसे उसे यहीं छोड़ जाता। अभी तो उसे अपना पालतू बनाना था। क्या पुलिस, कैस ने ना समझी से उसे देखा। हाँ पुलिस, छापा मार दिया, न जाने किसने उन्हें इस जगह का बताया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस गद्दार को, उसने बल खाते हुए कहा। पुलिस करीब आ रही थी, उसने निकलना चाहा मगर रुक गया। सामने कैस ने पिस्तौल उस पर तान रखी थी। पहले तो उसे कुछ भी समझ ना आया। शोर शराबे पर पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस इन तक पहुंच चुकी। वो दांत पीस के रह गया और खून खावार नजरों से कैस को देखा। गद्दार, तुमने गद्दार, मैंने तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गुर्राया, बदला दिया है तुमने मुझे मेरे एहसानों का। इतने साल तुम्हें अपने साथ रखा था, इसके लिए एक दिन तुम। उसका बस नहीं चल रहा था कैस का गलत आवाज़, मगर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। पुलिस उनको घेरे में ले चुकी। गद्दार मैं नहीं, सिमी नहीं, गद्दार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, तू है। तू है गद्दार, तूने धोखा दिया मुझे, तूने भरोसा तोड़ा है मेरा। कैस भी उसी के अंदाज लहजे में गुर्राया, मगर उसके लहजे में टूटे दिमाग की खिड़कियाँ थी जो चुप रही थी। और किस एहसान की बात करते हो, वो एहसान जिसका नुकसान तुमने किया था। सेगम उसकी बात पर उसका मुंह देखता रह गया। आखिर वो क्या कहना चाहता था। तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी सच कलम नहीं होगा, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि जिनकी तलाश में मैं मारा मेरा फिरता रहा वो तुम निकलोगे। उसकी बात पर उसका हलक खुश्क हो गया। मेरी बेवा माँ और इकलौती बहन के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल करने वाले तुम हो सेगम, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। पहले मेरी माँ बहन के साथ ऐसा किया, फिर मुझे अपने ही साथ मिला लिया। क्या किया नहीं, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हर गलत काम में तुम्हारा साथ दिया कि तुम इस दरिंदे को
पकड़ने में मेरा साथ दोगे, लेकिन मुझे क्या इल्म था जिस दरिंदे को पकड़ने के लिए मैं तुम तक पहुंच गया, तुम्हारे साथ मिलकर काम किया, वो तुम ही निकलोगे। आंखों में लहू लेकर वो चिल्लाया। उसको यूं राज अफसानियों पर सरगम का सांस नहीं कहीं हलक में ही अटक गया। ये सब उसे कैसे पता चला ये तो, लेकिन देखो सच कभी चलता नहीं है, वो एक ना एक छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और देखो ये सच भी सामने आ ही गया, और कब तक छुपाते तुम इसको, आखिर पता तो चलना ही है। लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम पर भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा चिकनाचूर कर दिया। तुम्हें तरस नहीं आया मेरी बेवा माँ पर, मेरी इकलौती बहन पर। बोलते हुए उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं रुलाने का था, अपने सबसे बड़े दुश्मन को जो सब ठीक उसके सामने खड़ा था। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया, मेरे बाप तो था नहीं, मुझसे मेरी माँ और बहन भी छीन ली तुमने। उसके दर्द को वहां मौजूद हर शख्स महसूस कर सकता। पुलिस तमाम लोगों को कब्जे में ले चुके, तमाम लड़कियां भी बाजियाब करवा ली गई थी। कुछ पुलिस वाले जैकब को गिरफ्तार करने की गर्ज से उसकी तरफ बढ़े, मगर उनके बड़े इंस्पेक्टर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया कि वो उसकी लड़ाई थी और उसे पूरा हक था अपना बदला लेने का। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं, तुम्हें भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा जैसे तुमने औरों को तड़पाया है। आज तुम्हारे हर गुनाह का बदला लिया जाएगा। उसकी धमकी पर जैगम ने अपना हलक तर किया। वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पुलिस उनके घेरे में ले चुकी और वो उसके बिल्कुल सामने था। कैस, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, जैसा तुम समझ। उसने हकलाते हुए बोलना शुरू किया, मगर जानता था कोई फायदा नहीं। शराब, कैस उसकी बात काट कर चिल्लाया। सेगम सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसे इसका इल्म कैसे हुआ, कैसे वो इस राज तक पहुंच गया। सोहा बेड पर बैठी थी, अब तो आंसू भी रोके रोके सूख चुके थे। साथ ही मुकाबिल अपनी हवस पूरी कर कर सुकून की नींद सो रहा था। उसने साइड ड्रॉर खोला और गैर इरादी तौर पर उसे खंगालने लगी कि कमरा कैस के कमरे के बनिस्बत बड़ा था, फर्नीचर भी अच्छा खासा। उसने होले होले ड्रॉर में हाथ घुमाए कि कहीं आवाज से वो उठ ही ना जाए, लेकिन वो भी नशेयों की तरह बेइज्जत सो रहा था। उसने हाथ घुमाया तो एक नेकलेस उसके हाथ में आ गया। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला और देखने लगी। लंबी सी चेन के बीच में लटकता हुआ एक दिल। उसे लगा उसने वो नेकलेस पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ, उसे याद नहीं आया। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने सेम वही नेकलेस कैस के पास देखा है। उसने नेकलेस को उलट पुलट कर देखा, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये कैसे? उसने देखा तो वो दिल खुलता भी था। उसने बगैर आवाज़ पैदा किए उसे खोला तो उसमें एक तस्वीर थी जिसमें 3 लोग थे। बगैर देखने पर उसे पता चला कि दरमियान वाला कैसर, उसके दाएं बाएं शायद उसकी माँ और बहन। वो हर फिक्र से इंसान मुस्कुरा रहा था और अपने बाजू दोनों के गिर्द लपेटे हुए। सोहा ने देखा वो मुस्कुराता हुआ कितना खूबसूरत लगता था। वो महबूब से उसे देखे गई थी। फिर कुछ ही पल में अपने हवास में वापस आई। सोचा कि वो कैस का नेकलेस बेगम के कमरे में इसके ड्रॉर में कैसे आया। उसने साथ बेखबर सोई बेगम पर नजर डाली और धीरे से ड्रॉर बंद किया और वो नेकलेस लेकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर चली गई। दिल की बार बार कहने पर उसने वो नेकलेस कैस को दिखाया। कैस ने वो नेकलेस अपने हाथों में लिया और उसे खोला और देखकर दंग रह गई। तो उसके नेकलेस की फोटोकॉपी थी। ये कैसे? उसने अपने पास मौजूद नेकलेस भी देखा। उसे अच्छी तरह याद है, इस जैसे 2 नेकलेस बनवाए थे। एक खुद रखा था और एक अपनी बहन को दिया। तो फिर वो बेगम के पास कैसे पहुंच गया? उसने कुछ देर सोचा, फिर जैसे सारी गुत्थी ही सुलझ गई। उसे हर सवाल का जवाब मिल गया। आंखों में लहू दौड़ने लगा। कैस ने वही नेकलेस अपनी जेब से बाहर निकाला और उसकी आंखों के सामने किया। देखो, ये नेकलेस मेरी बहन का था जो मैंने उसे दिया और अभी तुम्हारे पास से निकला। क्या मतलब है इस बात का? हाँ बोलो, तुम भी वो दरिंदे हो है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने पिस्तौल को लूट किया और वापस इस पर तान। देखो कैस, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसकी गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था। कैस ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया तो गोली चीरती हुई बेगम के पेट में घुस गई। उसकी बोलती बंद हो गई। नहीं, कोई माफी नहीं। जो गलती तुमने की है, बल्कि गुनाह, उसकी कोई माफी नहीं है। बेगम फर्श पर गिरा पड़ा, अपने पेट पर हाथ रखे तड़प रहा था जो खून से लाल हो चुका था। सारे उसकी चीखें सुन रहे थे। कैस ने एक और गोली उसके पेट में उतारी और उसकी चीखें भी खत्म हो गईं। बुरा करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गया। एक नज़र सोहा को देखा कि शायद वो अब कभी ना मिले। दिल ने कहा, आखिरी बार देख लो। उसने उसे देखकर उसका अक्स अपने दिल में नक्श करने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी उससे नजरें हटाई। इंस्पेक्टर के आगे हाथ बढ़ा दिए, जिसे समझते हुए इंस्पेक्टर ने में हथकड़ियां पहना दी। वो उसे अपने साथ ले जाने लगे। वो जाते हुए सोहा को देखता रहा। सोहा ने उसे जाते हुए देखा तो लगा कोई उसका दिल निकाल कर ले जा रहा हो। बावजूद कोशिश के रोकने के एक आंसू उससे बगावत कर ही गया। क्या फिर उसकी जिंदगी में रोना लिखा था? क्या वो सारी उम्र यूं ही रोती रहेगी? 4 साल बाद, वो आज पूरे 4 साल बाद जेल से रिहा हो रहा था। उसकी सज़ा तो 7 साल की थी, मगर 4 साल हो गई। ये 7 साल की सज़ा 4 साल की इसकी मेहनत से हुई। वो इससे बिल्कुल बेखबर था। हर कोई इससे मुसाफा कर रहा था कि उसके साथ ये 4 सालों का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। वो भी खुश था और थोड़ा नर्वस कि अब वो अकेला क्या करेगा, लेकिन उसे कुछ तो करना था। जिंदगी तो गुजारनी थी, इसलिए वो ताज़ा दम था। वो यूं ही सोचता हुआ थाने से बाहर निकला। इस दुनिया में आप अकेले आते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि आप अकेले ही रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। आपको ज़िंदगी की शुरुआत भी अकेले करनी पड़ती है। वो बाहर निकला तो सामने पड़ते ही कदम
खुद ब खुद थम गए। उसने सामने सफ़ेद कार से बाहर आती लड़की को देखा तो आंखें वहीं मंजमद सी हो गईं। सोहा ने भी उसे देखा। जेल में रहकर वो ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आ रही थी। सफ़ेद कमीज शलवार और साथ सफ़ेद क्रेप का दुपट्टा उसके चेहरे से मैच कर रहा था। वो उससे सादा सी कमीज शलवार में मामूल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कमीज शलवार उस पर खूब जच रही थी। क्या इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह उसे लेने आएगा, कोई इसका भी मुंतज़िर होगा। उसने जेल के बंद सलाखों के पीछे बस उसी एक चेहरे को याद किया, लेकिन अपने दिल को इस बात पर भी मना लिया कि वो उसकी नहीं हो सकती। कभी-कभी हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो हमारी नहीं होती, ना हो सकती है। उसने तो यकीन कर लिया था कि अब तक तो वो शायद किसी से शादी कर चुकी होगी, वो उसके मुकद्दर में ही नहीं थी, लेकिन किस्मत ने दिखा दिया कि वो ऊपर वाला कुछ कुछ भी कर सकता है। उसने खुशगवार हैरत से अपने करीब आती इस परी को देखा। ज़िंदगी तो अब खुश हुई थी उसे देखकर। छोटा सा रास्ता कई सौ मील की मुसाफिर में मोहित हुआ। कैसे हो है? उसने खुद को कैसे हो कहने से बमुश्किल रोका। वो खुद में पिछले 4 सालों से कई तब्दीलियां पैदा कर रही थी और कामयाबी हो रही थी। कामयाबी का आधा सेहरा समीर और सनान के सर जाता, जो उसकी इन सब में भरपूर मदद कर रहे थे। ठीक, इनफैक्ट बिल्कुल ठीक हो तुम। उसने दिल पर एक मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए उससे भी पूछ लिया। उसे खुद को देखता पाकर वो गड़बड़ाने लगी, हालांकि वो घर में इस चीज़ की कितनी रिहर्सल कर कर आई थी। उसने धड़कते दिल पर काबू और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसे यूं बैठते देखकर कैस को झटका लगा और आंखें फाड़ उसे देखा। वो पहले तो अपने लब काटती रही, फिर मोहब्बत मुश्तमा करके हाथ में छुपाया फूल उसके सामने किया कि कैस। उसने लंबी सांस से भरी और बिना सोचे बोल दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? उसने फिक्रा मुकम्मल करके कैस को देखा था। वो उसे देख रहा था। उसके यूं देखने पर वो झिम गई और सर झुका गई। कैस के उसका हाथ थामा और उसे अपने मुकाबले खड़ा किया। मुस्कुराते हुए उसे देखा, वो नहीं मगर उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। इट्स माई प्लेजर। उसके इकरार पर सोहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे यूं मुस्कुराते देखकर वो कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। दिल ने गुस्ताखी की भरपूर ख्वाहिश की, मगर वो अपनी ख्वाहिश को दबा गया कि अब तो वो उसकी होने वाली थी मुकम्मल उसकी। उसे लगा वो ज़िंदगी में पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। सोहा ने उसका हाथ थामा और उसे कार की तरफ ले गई। सुर्ख रूसी जोड़े में मजबूत सोहा पर टूट कर रो पाया। आज सारा दिन कैस की उससे नजरें ही हट रही थीं। अब भी वो उसकी घूंघट पलटे उसे देखे जा रहा था। सोहा ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी एक दिन यूं ही सुर्ख लिबास पहने किसी के सामने यूं बैठी यूं शर्मा रही होगी। उसे तो इन दुल्हनों से सख्त खौफ थी, मगर कभी कभी जिंदगी में कोई एक आपकी सारी ख्वाहिशें बदल देता है। उसकी नजरों से तंग आकर वो अपना लहंगा संभालती उठी। कैस ने सवालिया नजरों से उसे जाते हुए देखा। वो वापस आई। कैस का गंदुमी हाथ थामा और उसमें एक वेलवेट में पैक की हुई डिबिया रख दी। कैस ने उसे उठाकर खोला तो उसमें घड़ी थी। अरे वाह, लगता है मेरे अंदर रहते हुए दुनिया के रवाज बदल गए हैं। इसने मायनेखेजी से पूछा, इशारा उसके प्रपोज करने की तरफ और अब उसकी गिफ्ट की तरफ था। असूल के मुताबिक उसे सोहा को मुंह दिखाई देनी चाहिए थी ना। ये मेरे बाबा की घड़ी है और मेरे पास उनकी आखिरी निशानी, बखुशी कहते आखिर में अफसरदा हो गई, जिसे कैस फौरी भाम गया। ब्यूटीफुल, मेरे पास तो मेरे बाबा की कोई निशानी नहीं, वो भी अफसरदा हो गया। सॉरी। सोहा ने समझी से उसे देखा। वो मैं मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं लेकर आया। उसने मुस्तैद अफसरदगी से जाते हुए कहा, मकसद माहौल की अफसरदगी को कम करना था। कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ही बहुत है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सोहा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे खुद पर हैरत होती थी वो इतनी समझदार कैसे हो गई। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल नई शुरुआत करें, वो भी एक साथ। कैस ने उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बिल्कुल ठीक से करें और एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं। सोहा ने भी सर झुकाते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल सच्चाई से करना चाहती है और उसे मुख्तसरन अपने और फारिस के बारे में बताया। सर हुनूस झुका हुआ था। ठीक है, मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। अब बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगा। उसकी बात सुनकर सोहा ने सांस भरा और जख्मी मुस्कुराहट सजाते हुए उसे देखा। उसने भी प्यार किया, उसने भी हिसाब बराबर, लेकिन न जाने क्यों सोहा को तकलीफ हुई। जानना चाहती हूँ वो लड़की कौन और कहाँ है? कैस ने सोहा से महसूस होते लेकिन संजीदगी भरे लहजे में कहा। वो लड़की अभी भी है। सोहा ने दिल में सोचा, उसे इस लड़की का होना पसंद नहीं आया। वो लड़की इस वक्त बिल्कुल कैस वह मुश्किल हंसी रोक रहा था, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यारे में लिया और प्यार से कहा। उसके जुमले से सोहा की आंखें खुली रह गईं। उसे लगा उसने आज से पहले इतना शीरे और खूबसूरत फिक्रा नहीं सुना। उसके मुस्कुराने पर कैस भी मुस्कुराता रहा। उनके मुस्कुराने से खिड़की के बाहर मौजूद चांद भी मुस्कुराता रहा। कैस वो करीबी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। वो शायद उसे कोई बीता वाक़या सुना रही थी और वो भी उसे मुसलसल छेड़ रहा था। उसने उसे दूर से देखकर ही पहचान लिया। वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। साथ में शो को चंचल सी लड़की सोहा तो उसे दूर से ही पहचान गई कि वो फारिस, और शायद फारिस भी उसे पहचान चुका। वो बढ़ते बढ़ते करीब पहुंच रहे थे। मैंने उससे मोहब्बत की, मगर उसने कदर नहीं की। मैंने भी उसे भुला दिया। सोहा ने बिल्कुल करीब पहुंच चुके इस जोड़े की तरफ देखते हुए कैसे कहा। फारिस ने बखूबी उसका जुमला सुना और उसका मतलब समझ गया। वो उसके चेहरे पर शायद कोई गम, कोई दुख देखने का खमा था जो उसे कतई नजर नहीं आया। हाँ, उसके चेहरे पर बशाशत बढ़ गई थी।
सर्दी के बाद जिसने लंबा घुटनों से नीचे तक आता कोट पहना हुआ था और उसके साथ उस नौजवान ने भी कोट पहना था। लेकिन अब मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। सोहा ने उसके सामने कैस का हाथ मजबूती से पकड़ लिया जैसे कुछ जताना चाहती हो। कैस ने उसे देखा, फिर उसके हाथ में दबे अपने हाथों को, फिर मुस्कुराते हुए उसे देखा। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़कर नजरों में एक दूसरे को पढ़ लिया था और एक की नजरों में अफसोस था तो दूसरे की नजरों में जताते हुए दीप। लेकिन साथ चलते कैस और नताशा अनजान बने चलते रहे। नताशा? नहीं, सोहा। यही तो मोहब्बत है। मैं तेरे लिए बागी हो जाऊं, तू कोई मेरे लिए, जहां मोहब्बतें पाने के लिए अपनी जिंदगियों से अपने दिलों से बगावत करनी पड़ती है। जैसे उसने की फारिस के लिए, कैस ने की थी उसके लिए। मगर कैस की मोहब्बत के सामने उसे अपनी मोहब्बत बहुत थोड़ी नजर आती। मगर वो उसे पाकर खुश था। वो उसे पाकर खुश थी। कोई उसे सारी खुशियां मिल गई हों। खत्म शुद्ध। सो डियर रीडर्स, ये राइटर की फर्स्ट स्टोरी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।